स्टार्ट Yes, हुआ sir. रिकॉर्डिंग? ओके सर, ठीक है, चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली ये जो क्लास है दैट इज मेनली जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का क्लास है सर। तो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में करेंटली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग करंट डिस्कशन चल रहा है सर कॉन्स्टिट्यूशंस पे। तो आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशंस का, ऐसे प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स था उसमें हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश में क्या होता है, क्या चलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में कुछ डिस्कशंस काफी मतलब कंसाइज वे में आप लोगों ने देखा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अगर किसी ने बाई चांस मिस करके रखा, एक बार मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ आप एक बार वापस देख लो अगर बाई चांस मिस है तो। अच्छा, तो फिर आज क्या बात करूंगा सर? सर आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ सर पार्लियामेंट के बारे में। सर आप लोग जानते हो ना पार्लियामेंट? हेलो, आप लोग पार्लियामेंट के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो? Yes, है ना? sir. यस सर। तो आज एक्चुअली आप लोगों के साथ मैं पार्लियामेंट के बारे में ही चर्चा करूंगा। ये जो इंडियन पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट क्या है, कैसे बनता है, पार्लियामेंट में किसको कितना पावर मिलता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर पाता है सर, प्रेसिडेंट के हाथ में क्या पावर होता है, ये सब जो बेसिक एरिया है, तो बेसिक चर्चा करूंगा बिकॉज बेसिक डिस्कशन ही आप लोगों के साथ मेनली चाहिए यहाँ पर। तो एक कंसाइज वे में एक एक करके कुछ मेन पॉइंट्स पे आपसे बात अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक सेकंड सर, किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैं एक बार ईमेल में शेयर करता हूँ उनको। अच्छा, तो चलो सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों से? Yes, sir. ओके Yes. सर, क्या दिखाई दे रहा है सर? इंडियन पार्लियामेंट दिख रहा है ना? हेलो? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज इंडियन पार्लियामेंट, और इंडियन पार्लियामेंट में आपको कुछ हाउस दिखाई दे रहा है सर। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। और फिर इधर क्या दिख रहा है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा। मतलब हमारा जो पूरा कंट्री चलता है ना सर, इस कंट्री को चलाने के पीछे ये 3 जो पिलर है ना, ये 3 पिलर बड़ा काम का है सर। मतलब काम का नहीं, एक्चुअली यही हमारे देश को चलाते हैं। मतलब ये कंट्री ऐसे ही नहीं चलता, इस कंट्री को चलाने के लिए कुछ पहिया है सर। पहिया समझते हो? मतलब जैसे हम लोगों को चलने के लिए कुछ लेग्स की जरूरत होते हैं, वैसे ही कंट्री को भी चलने के लिए कुछ पैरों की जरूरत होते हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 पैर है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन एक माथा है। हाँ सर, 2 पैर चाहिए और एक माथा भी तो चाहिए। क्या बोलते हो? पैर के साथ गुड मॉर्निंग साथ, सर। मॉर्निंग रौनक, आपको चलने के लिए माथा के साथ साथ पैर का भी जरूरत है, क्योंकि ब्रेन रहेगा तभी आप सही दिशा डिसाइड कर पाओगे। ये समझो, अरे क्या बोलते हो? Yes. है ना? तो यू नीड अ ब्रेन एंड यू आल्सो नीड अ 2 लेग, ठीक है। तो आपको चाहिए एक मस्तिष्क और चलने के लिए 2 पैर। तो बेसिकली ये जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, ये पार्लियामेंट अगर एक बॉडी है, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ बॉडी, ठीक है, ये पार्लियामेंट जो है ये एक बॉडी ऑब्वियसली है, एंड इस बॉडी को चलने के लिए चाहिए सर एक माथा, इसको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। सर तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर प्राइम मिनिस्टर इस बॉडी का ऑपरेट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। इस पूरा का पूरा खेल में प्राइम मिनिस्टर का पावर एक ऐसे लेवल में होता है, इस पूरा बॉडी, ब्रेन, लेग सबको चलाने के लिए एक ऐसा लोगों का जरूरत होता है ना सर, जिनको सब कुछ मेंटेन करना आता हो। बात समझ रहे हो सर? जिन्हें सब कुछ मेंटेन करना आता हो। मतलब इवन प्रेसिडेंट मतलब माथा को भी सुनेगा, ठीक है। मतलब अगर प्रेसिडेंट माथा है, प्रेसिडेंट अगर ब्रेन है, बहुत अच्छा है, बट ब्रेन को भी कैसे काम कराना है, ठीक है, लेग्स को कैसे काम कराना है, आप समझ रहे हो ना सर? ब्रेन को कैसे काम कराना है, लेग्स को कैसे काम कराना है, दे आर 2 लेग्स, ठीक है, जिनके ऊपर बेस करके पूरा
वर्किंग सिस्टम चलता है इंडिया का, ठीक है। और ये पार्लियामेंट है बॉडी, तो इस पूरा पार्लियामेंट के खेल में प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे भयंकर होता है और सबसे दिमाग खराब करने वाला, ठीक है। लेकिन इस पूरा खेल का जो मेन 3 पिलर है, दैट इज प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड हाउस ऑफ, मतलब जिसमें इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ऐसे बोला जाता है सर, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है सर। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो आप इंडियन पार्लियामेंट के साइट पे जाओ। मैंने एक्चुअली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया .nic.in में गया और वहां पर जाके ही आपको बेसिकली शो कर रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप राज्यसभा के साइट में जाओ, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर जाके आपके मन में क्या सवाल है राज्यसभा के बारे में जानने का, आप पूरा का पूरा छान मार लो सर, ठीक है। जितना जरूरी है छान मार लो। ये देखो, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, प्रेजेंट कौन है, फॉर्मर कौन है, करोगे ना सर? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की यस साइट पे लेके गया, आपको बस क्या करना है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। जस्ट विजिट राज्य, मतलब क्या क्या करना है, पार्लियामेंट के साइट में विजिट करो, वहां पर जाके राज्यसभा में विजिट करो, लोकसभा में विजिट करो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में विजिट करो। आपको जो भी चीजें जानना है, रिसेंट और फॉर्मर जो भी जानना है, आपको सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको राज्यसभा में लिखता हूँ, तो राज्यसभा में जैसे आप, मैंने यहाँ पर कर्सर को रखा, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं सर काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके नीचे कौन है, चेयरमैन, ऑब्वियसली जो सबसे हेड में होता है। तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, फॉर्मर कौन है, चलो मैं क्लिक करता हूँ। जैसे देखो, नायडू श्री एम वेंकैया, मतलब इसको वेंकैया नायडू भी कहा जाता है, वो करेंटली, क्या ये सही है ना, वेंकैया नायडू ही शायद मोस्ट प्रोबेबली करेंटली राज्यसभा का चेयरमैन का पोस्ट होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा का सारा डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, कौन करेंटली है, कौन पहले था, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन बैठे हुए हैं राज्यसभा में, ठीक है, दिस इज राज्यसभा, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन में फॉर्मर पहले कौन था, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन में प्रेजेंटली अगर मैं देखूं तो प्रेजेंटली दिखा रहा है सर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ये चौथा मुझे थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हैं, चौथा ये सब डेटा सही दिख रहा है ना? क्या रे, करेंटली? है सर, কিন্তু ইনি তো অপোজিশনের। हाँ वही, अपोजिशन का लीडर का ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में স্যার करेंटली, লিডার অফ দ্য হাউস তো আপনার পীयूष গোয়েল মনে হয় এখন। लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल, ओके चलो देखते हैं। लीडर ऑफ द हाउस प्रेजेंट, प्रेजेंट लीडर ऑफ द हाउस, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। चौथा एकदम सही बोला सर, पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, मतलब भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा दिमाग वाले इंसान है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, स्टेट कौन से स्टेट से है, महाराष्ट्र से, पार्टी कौन से है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो आपका ऑपोजिशन में ऑब्वियसली बीजेपी नहीं रहेगा, ऑपोजिशन में भी आप जाओ तो आप देख सकते हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस सर, ठीक है। ये एक जमाने में रेल मिनिस्टर भी था मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना याद आ रहा है, तो और भी काफी सारा मिनिस्ट्री कभी संभाले होंगे। यहाँ पर पूरा दिखे जाएगा आपको, ठीक है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। चलो देख लेते हैं, टुडे राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस प्रेजेंट पीयूष गोयल, बीकॉम एलएलबी, ये देखो एफसीए मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉन बॉस्को मुंबई में पढ़ा है, ठीक है। मतलब पूरा आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको जो जानना है, जिसके बारे में जानना है, आपको सारे के सारे चीज का डेटा मिलता जाता है सर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सर आपका नॉलेज को आप कैसे एनहांस कर सकते हो? क्या रे, बोलो। एकदम सोर्स है, आप बस सोर्स में जाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और जो चाहिए, अच्छा आज क्या होगा राज्यसभा में वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, जैसे क्वेश्चंस में मिनिस्ट्री वाइज सब्जेक्ट, क्वेश्चन चार्ट, क्वेश्चन कैलेंडर, बैलेट लिस्ट, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्रेटरीट जो भी डाउनलोड कर सकते हो, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कुछ और चाहिए जानना, आपको एवरीथिंग जानने को मिल जाएगा सर, ठीक है, मतलब डिटेल्स में, ठीक है। इट्स लाइक जैसे यूपीएससी वाले प्रिपेयर करते हैं ना, आप भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज वाइज अपने आप को एकदम सर टॉप लेवल में लेके जा सकते हो। तो सर ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि हमें जानना है इंडियन पार्लियामेंट जो हमारे देश को चलाने के लिए एक बॉडी है, और हमारे देश का जो ब्रेन है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो दोनों लेग्स है, एक है राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अनदर इज लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो चलो अभी क्या करना है,
इस बॉडी को, शरीर को चलाने के लिए जो ब्रेन है, ठीक है, ओनली फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस, ठीक है, और ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, आई डोंट नो, ये जैसे मुझे लगता है कि पार्लियामेंट एक बॉडी है और उसको चलाने के लिए एक ब्रेन चाहिए, जो दिमाग प्रेसिडेंट का होता है, राज्यसभा एक लेग है, ठीक है, और लोकसभा अनदर लेग है, ठीक है, और इस पूरा बॉडी को कंट्रोल, ब्रेन को कंट्रोल, लेग को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का जरूरत होता है, जो पूरा का पूरा चीजों को कंट्रोल करेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हार्ट, ठीक है, ये मतलब हार्ट, ठीक है। तो चलो सर देखते हैं सर लीगली क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या आर्टिकल बोला है और उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन द मीन टाइम विक्रम, गुड मॉर्निंग। आवाज आती है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। दित्सा, गुड मॉर्निंग दित्सा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है सर, चलो पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। क्या है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बारे में आपको मैं क्या बता सकता हूँ। ऐसे डिटेल्स का मैं आपको बोला, आप चाहो तो जाके पार्लियामेंट के साइट पे जाके पूरा डिटेल्स निकालो, लेकिन मैं आपको थोड़ा कंसाइज वे में कुछ मेन पॉइंट को एक बार छू के निकलता हूँ, ठीक है, मतलब जो जरूरी है आपको जानने के लिए फॉर एग्जाम पर्पस। ओके, तो देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यूनियन मतलब हमारा जो देश है, which shall consist of president and 2 houses, ठीक है, to be known respectively as the council of states and house of the people, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल दोनों हिस्सों में बांटा हुआ है। तो पार्लियामेंट देखो सर, पार्लियामेंट इज अ बॉडी, प्रेसिडेंट इज अ ब्रेन, हाउस ऑफ द पीपल इज टू लेग। तो जैसे मैंने आपको राज्यसभा में लेके गया था, सिमिलर स्टाइल में आप लोकसभा में भी जा सकते हो, है ना, अच्छा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हो। तो चलो मैं एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में विजिट किया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मैंने विजिट किया, तो ये हमारा रामनाथ कोविंद जी है ना सर, करेंट प्रेसिडेंट कौन है सर, क्या रे, श्री रामनाथ कोविंद, है ना, तो ये हमारा करेंट प्रेसिडेंट है। फॉर्मरली कौन कौन था वो सब डेटा भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पर जाके जो भी डिटेल्स आपको जानना है प्रेसिडेंट के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है, आप जो भी डिटेल्स जानना है, आप पूरा डिटेल्स एकदम ऑथेंटिक जगह है, आप जो जानना है जान सकते हो। राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम घूम सकते हो, लाइब्रेरी भी विजिट कर सकते हो, ठीक है, डिजिटल फोटो लाइब्रेरी में जा सकते हो, जो जानना है जानो प्रेसिडेंट के बारे में। साथ में आप लोकसभा में विजिट करो, ठीक है, लोकसभा में विजिट करके, ये करंट लोकसभा का स्पीकर है सर श्री ओम बिरला, यस। आप लोग लोकसभा टीवी देखते हो सर? हाँ, आप लोगों में से कोई कभी लोकसभा टीवी देखा है? बोलो ना। यस सर। यस, चौथा तो देखेंगे, आई नो, चौथा पर्सनल इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, लेकिन बाकी सबको पूछना हो जो लोग पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो, क्या फिर भी आप लोगों को लोकसभा टीवी देखने का कभी मन किया? जस्ट टेल मी सर। यस सर। किया, वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी। अगर मन करता है तो जरूर देखा, अगर मन ना भी करता है तो भी देखो, ठीक है, लोकसभा टीवी जरूर देखना सर। तो क्यों सर, हमारा आपका फ्यूचर यहीं पर डिसाइड होता है। आप शायद बोरिंग हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको अगर, लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बिल्ड होता जाएगा ना, आपका बोरिंगनेस भी कट जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर लोकसभा टीवी देखोगे ना, वहां पर स्पेशली जब पार्लियामेंट सेशन चलता है, सभी एमपी एमएलए वगैरह अपना अपना व्यूज रखता है ना, तो आपका एमपी या फिर दूसरे किसी स्टेट का एमपी या एमएलए आपके स्टेट के बारे में या आपके लिए क्या काम मांग रहा है, ठीक है, मतलब कौन सी चीजें वो सॉल्व करना चाहता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर स्टेट में, ये सभी चीजें वो बताते रहते हैं, ठीक है। और आप देखना कि आप जिसको लीडर बनाए, आप जिसको एमपी बनाया, आप जिसको एमएलए बनाया, ठीक है, एमएलए इन इन द केस ऑफ राज्यसभा, सॉरी, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसमें उसमें काम आता है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बड़ा ही आपको लोकसभा टीवी पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमेशा ना ये सब चीजों के ऊपर ना इंटरेस्ट बढ़ाते रहना सर, ठीक है, कि किस तरह से लोकसभा टीवी में इसको दिखाता रहता है, आप जरूर देखो, देखने से आपको नॉलेज एकदम बिल्डअप होता जाएगा, और इंडियन पॉलिटिक्स, आपका फ्यूचर, हमारा देश का फ्यूचर, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर, ये सब आपको समझ में आ जाएगा सर, ठीक है, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं हम, सीरियसली आप लोगों को मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग देखो सर, दिस इज माय रिकमेंडेशन, कि अगर आपका पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ जाए ना तो आपको ही फायदा, ठीक है, क्योंकि ये देश कैसे चलता है, इस देश को चलाने के पीछे कौन लोग हैं, हम जिसको चुनते हैं वो कैसे हैं, ठीक है, क्या वो सच में सही काम करता है, ये भी आपको जानना चाहिए। ओके,
तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पीपल, स्टेट ऑफ काउंसिल। तो चलो एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहता है सर? प्रेसिडेंट के बारे में कहते हैं, जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जी है ना, तो प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब ये जो पार्लियामेंट का दोनों हाउस है ना सर, एक तरफ क्या है लोकसभा, दूसरा तरफ है राज्यसभा। इन दोनों हाउस में जो जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं वही एक्चुअली वोट देके लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ द स्टेट में एक्चुअली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, सिंपल, इतना याद रखो। सर प्रेसिडेंट का पावर क्या है? सर प्रेसिडेंट का पावर क्या है? सर बहुत पावर है। हाँ, बहुत लोग, मतलब मैंने सुनता हूँ टीवी में कोई भी ना आ जाता है, जानते हो ना, ये अपना टीवी में एक बंगाली एक चैनल है सर, आप लोग जानते होंगे। बंगाल में पॉलिटिक्स बहुत हाई लेवल में चलता है ना सर, मतलब रियल पॉलिटिक्स नहीं चलता, मतलब पॉलिटिक्स को लेके फालतू काम बहुत होता है। तो सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं सीरियसली सर, मतलब रियल पॉलिटिक्स नहीं होता, जिसमें रियल पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ जिसमें समाज की कोई अच्छाई हो, वो रियल पॉलिटिक्स है। बट हमारे देश में स्पेशली इन वेस्ट बंगाल रियल पॉलिटिक्स छोड़ के, मतलब समाज में लोगों का अच्छाई छोड़ के आर्ग्यूमेंट में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब सीरियसली आर्ग्यू करने में हम लोग सबसे आगे हैं, और जो जिसमें एक्चुअली सोसाइटी में कुछ अच्छा हो सकता है उसमें हम लोग सबसे पीछे आ जाते हैं। मतलब डे बाय डे तो वैसा ही हो रहा है मुझे जितना दिख रहा है। तो मुझे एक चैनल का नाम याद आ रहा है सर, क्या बोलते हैं उसको, एबीपी आनंदो। आप लोग नाम सुने हो सर? बोलो ना। हाँ, एबीपी आनंद, वेरी पॉपुलर चैनल। मैं चैनल को लेके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, तो उसमें एक पॉलिटिकल डिबेट वाला एक प्रोग्राम होता है, घंटा खाने संगे सुमन, सुना आप लोग? हाँ हाँ, सर। तो वेरी पॉपुलर शो, हाँ सबको पता है। হ্যাঁ দাদা, नॉट খালি जस्ट ঝগড়া করে। नॉट जस्ट मी। घंटा खाने संगे सुमन, सुमन को भी पता है कि भाई सुमन क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आग जलाते हैं। उसका काम कुछ नहीं है, इसी के लिए उसको पैसा मिलता है, तो उसका काम है सिर्फ आग जला दो और कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर डिफरेंट, हाँ बोलो। স্যার এই সুমন আমাদের স্কুলে পড়তো আর আমার স্যারের কাছেও পড়তো। अरे वाह, चलो, मतलब तू सेलिब्रिटी स्कूल में तू भी पढ़ता है, चलो सर আর कॉन्ग्रेचुलेशन। স্যার আমাদের স্যার এখানে কনস্টিটিউশন মেন আছে না দমদমে, अच्छा ওই अच्छा, নর্মাল স্কুল থেকেই পড়ে পাস করেছে। हाँ, अरे ऐसा सभी कोई नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है। अरे तुम जिसको आज नॉर्मल सोच रहे हो ना, तुम जिसको হ্যাঁ आज স্যার। नॉर्मल सोच रहे हो, वो स्कूल नॉर्मल कभी नहीं था, वो स्कूल हमेशा टॉप लेवल का हुआ करता था। बट आजकल क्या हुआ ना, सरकारी लोगों में कुछ करने का इच्छा खत्म हो गया सर, इसलिए হ্যাঁ सभी, ওই যে स्যাर ওইটাই मतलब একটাই प्रॉब्लम, ওটা কোন यस, तरीके से हाई क्लास अच्छा। स्कूल सभी नॉर्मल में बदल गया। बिकॉज ये नॉर्मल में कौन बदला? पॉलिटिकल सिनारियो, लोगों के अंदर जो इच्छा भाव है सब खत्म कर दिया एक्चुअली। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि अपने वेस्ट बंगाल में विद्यासागर जी ने जिस स्कूल में पढ़ा था, दैट इज इन ओल्ड कोलकाता में, बड़ा बाजार एरिया में, कोई स्कूल का नाम मुझे बता सकते हो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस स्कूल में पढ़ा था, स्कूल का नाम बताना रहता था। ये বড় বাজার, নতুন বাজার এরিয়াতে আছে, পাথুরে ঘাটা ওই এরিয়াটাতে। কি স্কুলটার নাম ভুলে যাচ্ছি, আমার একবার পরীক্ষা সিট পড়েছিল। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पढ़ा है, बट आज वो स्कूल में मतलब ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो शायद विद्यासागर जी भी अगर होते तो उनको भी चिंता हो जाता कि मतलब स्टूडेंट क्वालिटी का क्या हालत हुआ है। मुझे स्कूल का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बट इंग्लिश में इतना मैं बता सकता हूँ। इवन उतना तो छोड़ो, श्याम बाजार एरिया में कितना अच्छा अच्छा पार्क इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, इवन हिंदू हेयर, हाँ, हिंदू हेयर जैसे स्कूल का सिचुएशन डे बाई डे डिटोरिएट हो गया। अब मैं क्या बोलूं आपको, आज हिंदू स्कूल के बारे में किसको पता है सर? हाँ, हिंदू स्कूल, हेयर स्कूल किसको पता है? हाँ, कोई नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत पुराने सोच रखने वाले कुछ लोग हैं ट्रेडिशनल, उनको अभी भी लगता है कि नहीं यही करना है। बट बाकी लोग सब इस सब एरिया से हट रहा है, बिकॉज एजुकेशन सिनारियो में ना, पूरा मतलब एजुकेशन सिस्टम में सबसे मेरे को गुस्सा इसमें होता है कि जो एक्चुअल टीचर्स है ना, उसी ने गलती कर दी। बिकॉज अगर एजुकेशन का क्वालिटी को डे बाई डे अपग्रेड करते ना समय के साथ साथ, तो ये सिचुएशन ना होता। चलो सर, मैं पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाना चाहता। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि पार्लियामेंट का मैटर है तो पॉलिटिक्स आ ही जाएगा, बट प्लीज मैं नहीं जाऊंगा सर। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत चीज बताना है आप लोगों को। तो प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग समझ रहे हो, एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा अभी आपसे। सर सॉरी सर, मैं आज पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा।
दिमाग खराब हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाएगा। वही बंगालीज कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ आर्गुमेंट करना आता है, तो मैं भी उसमें शामिल है। अच्छा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इट्स आर्टिकल 53 constitutional lays down that executive power of the union shall be vested in the president. The president of India shall thus be the head of the executive power. अच्छा, एक्चुअली मैं आप लोगों को वो घंटा खाने के बारे में क्यों बोल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो वहां पर देखना अलग अलग लोग आते हैं, तो वो लोग ना, मैं देखा हूँ एक बार, एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा। सो वेरी फेमस पॉलिटिशियन और वेरी वेरी फेमस पार्टी, मतलब ऐसा नहीं, पार्टी भी फेमस है और पॉलिटिशियन भी फेमस है। सीरियसली मैं आपको बात कर रहा हूँ, आज का बात नहीं है, इट्स नियर अबाउट 2011, मतलब उस टाइम ममता दीदी आने वाले हैं और सीपीएम का जो रूल है वो जाने वाला है, ऐसे सिनारियो का बात कर रहा हूँ। तो उन दिनों मैं थोड़ा सा खबर रखता था, ये सब सुनता था, तो आजकल तो एकदम नहीं सुनता। मतलब मेरे सुनने से मेरा ब्लड प्रेशर ऐसे ही नॉर्मल हाई है मेरा, और हाई हो जाता है तो ये आजकल थोड़ा कॉमेडी भी लगता है। तो पार्टी में बात कर रहा है वो, मतलब जो पार्टी से हैं और जो पॉलिटिशियंस थे, तो उन्होंने बोल रहे सर ऐसा कि प्रेसिडेंट का क्या काम, मतलब सीरियसली मेरे को आज भी याद है, एक प्रेसिडेंट का कोई जरूरत नहीं है और दूसरा बोल रहे गवर्नर का कोई जरूरत नहीं है। मतलब वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, और एक्चुअली गवर्नर होते हैं स्टेट में जो एक्चुअली प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, इन सिंपल, ठीक है। तो ये जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, जैसे करेंटली हमारे स्टेट में कौन है सर प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, बड़ा खबर में रहा है, कौन है बोलो? धनकर। ढंकर, यस सर, जगदीप ढंकर, ठीक है। हाँ सर एडवोकेट। हाँ, ऐसा दे ऑल आर हाईली एजुकेटेड सर, ऑब्वियसली, मतलब ये सब पोस्ट में आने के लिए एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल होना चाहिए, तभी आपको मौका मिल सकता है, अदरवाइज सर ওই যে হর্ষদ মেহতার অ্যাডভোকেট ছিল। किसका? हर्षद मेहता। अच्छा, हाँ सर। ये नहीं पता था मुझे, हो सकता है सर, ठीक है। अच्छा, तो देखो सर, तो प्रेसिडेंट गवर्नर, वो जो पॉलिटिशियन घंटा खाने होंगे सुमन में आके बता रहा है सब कि प्रेसिडेंट गवर्नर ये सब का कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में, काइंड ऑफ दैट, मतलब क्या करते हैं, इनको बेकार में बिठा के रखा है, काइंड ऑफ ऐसे बोल रहा है। लेकिन दैट पर्टिकुलर पॉलिटिशियन भी बड़ा ही फेमस थे, ठीक है, और पार्टी भी बड़ा फेमस था। तो मैं क्या बताऊं आपको कि ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, लेकिन बिकॉज उनको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो चलो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आपको अभी बताते बताते मुझे याद आ गया वो वाला शो। अच्छा, तो वेरियस पावर्स दिया गया है इन आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन दैट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल thus be the head of the executive power of the union. The executive power may be defined as the power of carrying out the business of government. एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब समझ रहे हो सर? ये जो पूरा गवर्नमेंट जो बिजनेस करेगा, बिजनेस मतलब काम, गवर्नमेंट का काम, बिजनेस मतलब प्रॉफिट लॉस बिजनेस नहीं, बिजनेस मतलब पूरा देश को चलाने वाला जो काम, ठीक है। तो इट्स अ बिजनेस, यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो काम होता है उसको चलाना। तो उसका जो हाई लेवल पावर है सर, वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के हाथ में है। और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट का अफेयर्स कैसे मेंटेन होगा वो भी किस पे डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है सर, एक्सेप्टिंग फंक्शंस व्हिच आर वेस्टेड इन एनी अदर अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and various powers that included within the comprehensive expression executive power in a modern state have been classified. तो चलो देखते हैं ये पावर क्या क्या है, ठीक है। मेन पॉइंट पे ध्यान दो सर। सर फर्स्ट पॉइंट बता रहे सर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब आप समझ रहे ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पूरा लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन पे एमबीए क्या करता है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपको, ये जो पावर है इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल वे में समझाऊं तो आप ऐसे समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन पे एमबीए का क्या काम होता है? एक बिजनेसमैन, एक कंपनी में एमबीए क्या करने जाता है सर? सीएस क्या करने जाता है, पता है आप लोगों को? एमबीए का फुल फॉर्म होता है क्या, होता है एमबीए का फुल फॉर्म, बताओ ना। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यस सर, ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पूरा बिजनेस सिनेरियो में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, ठीक है, मतलब कहाँ पर कौन रहेगा, किसको कौन सा काम करवाया जाएगा, ठीक है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम नहीं कर सकता,
ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज द एमबीए। अगर जैसे मानो कि इंडियन टीम करेंटली हार रहा है, वो अलग बात, कभी जीतता भी तो है, ठीक है, तो हार जीत तो स्पोर्ट्स में रहता है, बट अगर आपको मैं अभी आप लोग हार के बारे में मतलब दुख मनाओगे ना, इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया, ठीक है, दुख मनाओ, मेरे को भी बहुत दुख है, बट आपको मैं एक सिंपल मैटर समझाता हूँ। जैसे रवि शास्त्री, ठीक है, या धोनी, ठीक है, रवि शास्त्री, धोनी, इन लोगों को किस लिए दिया गया है टीम में, क्या करने आया ये लोग? एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए आया है। धोनी को मेंटर बनाया गया ना सर, तो वो धोनी देख रहा है कि भाई किस जगह में, जैसे रिसेंटली कल के मैच में आप लोग जानते हो, मैं सब पॉपुलर पॉइंट है इसलिए ले रहा हूँ, जैसे कल के मैच में ओपनिंग स्लॉट में चेंज किया गया, ईशान किशन को टीम में लिया गया, भुवनेश्वर को बिठाया गया, ठीक है, जिस तरह से ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इनका सोच है, ये सोच एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है। अब कभी एडमिनिस्ट्रेशन सोच फेलियर होता है, कभी सक्सेसफुल भी होता है ना, सक्सेस हो जाता है तो हम लोग वाह वाह करते हैं, ठीक है, फेलियर होता है तो हम लोग चिल्लाते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। तो एग्जैक्टली ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, जो सीएस के बारे में मैं बात कर रहा था, बात को समझो सर, एमबीए तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, ठीक है, लेकिन बिजनेस का जो लॉ है, जैसे डे बाय डे सीएस का जरूरत बढ़ रहा है सर, बहुत ज्यादा, बिकॉज एक एमबीए ओवरऑल मैनेजमेंट समझ सकता है, बिजनेस को डेवलप करने का नॉलेज एमबीए के पास होता है सर, ठीक है, ओवरऑल मैनेजमेंट का नॉलेज है इनके पास, ऑब्वियसली है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, थोड़ा अकाउंट्स भी जानते हैं, थोड़ा फाइनेंस भी जानते हैं, बात को समझो, ठीक है। लेकिन आजकल सीएस का इतना बोलवाला क्यों है सर? आजकल तो ऐसे डिग्री आ रहा है सर, सीएस विद एमबीए, इस तरह का डिग्री चल रहा है, ठीक है, सीएस प्लस सीएमए, सीएस प्लस सीए, मतलब जितना कंबाइन होगा, सीएस प्लस एलएलबी, मतलब आप लॉयर भी हो, साथ में आपको कंपनी मैनेज करना भी आता हो, ठीक है, एमबीए प्लस सीएस, सब धांसू कॉम्बिनेशन चल रहा है सर, सीए के साथ सीएस, यस, और एक धांसू कॉम्बिनेशन। हाँ, मतलब क्यों है? क्योंकि आपको अकाउंट्स भी आना चाहिए, आपको फाइनेंस भी आना चाहिए, ऑडिट भी आना चाहिए, और कंपनी का लीगल मैटर भी समझना चाहिए, ठीक है। तो बात कहने का क्या है, तो कंपनी का जो लॉ एंड ऑर्डर कॉन्सेप्ट है, वो कौन देखने वाले होते हैं आज के डेट में? वो चार्टर्ड, उस कंपनी सेक्रेटरीज के हाथ में आजकल। तो एग्जैक्टली तो ये सब पढ़ाई इसीलिए इतना पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे। अब गवर्नमेंट भी सीएस को सर ऑथोरिटी देके रखा है, एमबीए के पास कोई ऑथोरिटी नहीं होता, एमबीए के पास नॉलेज होता है, और उस नॉलेज के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ता है, बट सीएस के पास नॉलेज भी होता है और साथ में उसके पास ऑथोरिटी भी है, पावर दे के रखा है, एक साइन का दाम दे के रखा है सीएस में, कि भाई आपका साइन मतलब समझ लो कि पत्थर की लकीर, सीएस ने बोल दिया मतलब ये पेपर सही है, एनुअल रिपोर्ट सही है, कंप्लायंस सही है, आप समझ रहे हो ना। तो एग्जैक्टली सर मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? सर ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रेसिडेंट का काम जैसा हो गया। प्रेसिडेंट भी हमारे देश को चलाने के लिए ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ काम करता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एक सीएस को जिस तरह से लॉ एग्जीक्यूट करना, डिपार्टमेंट वाइज सारे के सारे मैटर को कंपनी के अंदर देखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं उसको हम लोग, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं जब सीएस का बारी आता है। और जब पार्लियामेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट का बात आता है, तो प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता है, मतलब एमबीए वाला काम भी करना पड़ता है, साथ में लीगल मैटर भी संभालना पड़ता है। सर बोलो, समझ में कुछ आ रहा है? मैं आप लोगों को बिजनेस के साथ साथ प्रेसिडेंट का काम कंट्री वाइज समझाने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोगों के दिमाग में जा रहा है सब? Yes, sir. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, अगर आप लोगों को और जानकारी लेना है, ठीक है, और डिटेल्स जानना है प्रेसिडेंट के बारे में, जस्ट विजिट parliamentofIndia.nic.in, वहां पर जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा जानकारी लेते जाओ और अपने आप को बनाते जाओ। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ चले सर? नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। यस, मिलिट्री पावर समझते हो? हाँ सर, मिलिट्री पावर में क्या होता है, किसको नॉलेज है? जल्दी बोलो, मिलिट्री पावर में क्या होता है? मिलिट्री पावर में क्या होता है सर? हाँ बोल। इसके भाषण उन देश থেকে আক্রমণ থেকে ভাষণ। yes sir, exactly, the command of the armed forces and the conduct of war, ठीक है। जब किसी भी सिचुएशन में देश के अंदर, मतलब चाहे वो सिविल वार हो, ठीक है, चाहे वो कोई एनिमी के साथ वार हो, सिविल वार समझते हो ना, जैसे अपने ही देश के अंदर वार सिचुएशन क्रिएट होना, अपने ही देश का कुछ संगठन के बीच में, जैसे माओइस्ट के साथ जैसे होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर, छत्तीसगढ़ जानते हो आप लोग?
हाँ हाँ देखो, सर। Yes, sir. छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ सबसे डेंजर सिचुएशन में है। छत्तीसगढ़ काफी बड़ा स्टेट में ही, मतलब बहुत बड़ा नहीं तो पर ठीक ठाक एक मीडियम एवरेज साइज के स्टेट में आता है। उस स्टेट में ऑलमोस्ट 30 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है छत्तीसगढ़ का सर, 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, अब देख पा रहे होंगे। ये रहा छत्तीसगढ़, इस एरिया का 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है सर जो माओइस्ट प्रोन है। समझ रहे हो सर, माओइस्ट प्रोन मतलब डेंजरस बैटल, ठीक है। ये रहा छत्तीसगढ़, माओइस्ट प्रोन एरिया, मतलब वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब ये माओइस्ट क्या करते हैं, ये झारखंड के साथ साथ बंगाल का कुछ ये जंगल एरिया है, ठीक है, झारखंड का जंगल एरिया और उड़ीसा का कुछ जंगल एरिया, ये सब एरिया में ना बड़ा एक्टिव है ये लोग। बेसिकली इनका मुझे समझ में नहीं आता, अगर इतना तुम्हें पब्लिक को अच्छा रखने का इच्छा है, पब्लिक के बिहाफ में काम करना चाहता है ये माओइस्ट वाले, ठीक है। ये माओ जेडोंग का कॉन्सेप्ट में बना हुआ है एक, मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी है। जैसे सीपीआईएम होता है मार्क्सिस्ट, ये लोग भी सीपीआई है बट दे आर माओइस्ट, ठीक है। कभी बात करूंगा इनके बारे में, ठीक है। इनका सोच जंगल में रहना है और जंगल मतलब पीछे से वार करना है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट में काम करते हैं बट बड़ा बेकार का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये तो मतलब कायर का काम करता है ना सर। अगर आपको कुछ करना है तो सामने आके करो, बंदूक दिखा के क्या करते हो आप। पता नहीं किस जमाने में है बट वेरी डेंजरस सिचुएशन सर। मुझे पता है बिकॉज मेरा जो एरिया है, मेरा नेटिव है, वो माओइस्ट एरिया के अंदर आता है और मैंने 3-4 साल का माओइस्ट कॉन्सेप्ट बंगाल में देखा और भयंकर सिचुएशन सर। देखा ही नहीं, मतलब क्या हालत होता है ना, तो कभी भी जान जा सकता है। एक बार तो ऐसा हुआ सर, मेरे घर के ऊपर बम गिरेगा, ऐसा एक बात आया। और मेरा बेडरूम जो है ना, एक्चुअली मेरे घर के ऊपर बैंक भाड़ा दिया हुआ है, तो बैंक लूटने का या बैंक को उड़ाने का एक बात था। तो मैं जिस घर पे सोता हूँ उसी घर के ऊपर ही एक्चुअली बैंक का लॉकर भी रहता है। तो हम लोग एक दिन पूरा घर से ही बाहर जाके सोए थे, क्योंकि थप्पा मार के गया था बैंक उड़ जाएगा। वो लोग ऐसे ही काम करता है, वो जिस दिन किसी को उड़ाते हैं ना, उससे पहले दिन आके उस दीवार में लाल कलर में लिख के जाता है कि आज इसको मारने वाले हैं। समझ रहे हो सर। तो मेरे बेडरूम, जिस रूम में मेरा बेडरूम है घर पे नेटिव में, उस बेडरूम के ऊपर ही एक्चुअली बैंक का लॉकर भी रहता है। और वो बैंक को उड़ाएगा तो बैंक उड़ाएगा तो लॉकर भी उड़ेगा, ठीक है। तो लॉकर उड़ेगा तो फिर हम सभी को उड़ेंगे, सिंपल बात है। तो क्योंकि ऊपर में कुछ होगा, फर्स्ट फ्लोर में कुछ होगा, तो ग्राउंड वाले थोड़ी ना बचेगा सर। तो फिर हम लोग सब बाहर में सारा रात भर सो के रहे। क्या बोलेंगे आपको, मतलब माओइस्ट का ऐसा डर था। अभी मैं हंस हंस के बोल रहा हूँ बट तब हंसी नहीं आता था सर, तब हंसी नहीं आता था। समझ रहे हो सर, ये है माओइस्ट का काम। तो जो भी हो, ये क्या है, वार सिचुएशन है। तो उस दौरान मिलिट्री पावर लाया गया था सर। यस, उस दौरान मिलिट्री पावर लाया गया था और हमारे इस पूरा एरिया को, ठीक है, मतलब जो झाड़ग्राम में आता है, आप लोग शायद नहीं जानते, तौथा को पता है, मुझे पता है। झाड़ग्राम पुरुलिया का जो पूरा एरिया है, ये कुछ ये वाला जोन है सर, दिस एरिया। ये पूरा एरिया सर एकदम बंगाल के अंदर बात कर रहा हूँ पूरा। अभी भी कुछ मतलब बीएसएफ और मिलिट्री अभी भी रहता है ऑल टाइम, ठीक है। बट पहले बहुत सारा कंपनी रहता था, मतलब 30 कंपनी 40 कंपनी इस तरह से बोलता था वो लोग, कि कभी हमारे यहाँ पर 2 कंपनी, कभी किसी जगह में 3 कंपनी। एक एक कंपनी में काफी सारे लोग रहते हैं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि एक कंपनी में कितना सेना होता है। ऑलवेज घूमता रहता था मेरे घर के सामने, मैं देखता था जब भी घर से निकलता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कश्मीर में हूँ। मतलब ऐसा सिचुएशन में कश्मीर में देखा था 2006 में। और 2010-11 में, तो एक्चुअली उस टाइम पे मैं कश्मीर घूमने गया था, और 2010-11 के दौरान वही सेम चीज मेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ा कि जैसे घर से निकलते हो आपको हर बात में जवाब देना पड़ेगा, भाई कहाँ जा रहे हो, कौन हो, क्यों जा रहे हो, हर सिचुएशंस पे। मतलब ऐसे होता है सर, ठीक है। मतलब और शाम को 5 बजने के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, 5 के बाद अपने अपने घर में कुछ नहीं कर सकते, काइंड ऑफ दैट। तो जो भी हो, ऐसी सिचुएशन जब भी होता है ना, तो मिलिट्री पावर आ जाता है, ठीक है। और बाकी तो वार सिचुएशन पाकिस्तान चाइना, ये तो और भयंकर सिचुएशन, बहुत बहुत भयंकर सिचुएशन। तो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर किसके हाथ में पावर है, प्रेसिडेंट के हाथ में। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लॉ रिलेटेड मैटर, समोनिंग प्रोरोगेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब अगर लॉ को बढ़ा के बताना है, ठीक है, और थोड़ा लॉ को एक्सटेंड करना है, कितना दिन लॉ को एक्सटेंड करना है, चाहे लॉ टफ लॉ हो, इजी लॉ हो, जो भी हो, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव पावर भी इन्हीं के हाथ में है। जो भी चेंज करना हो प्रेसिडेंट कर सकता है। एंड जुडिशियल पावर, ठीक है, ग्रांटिंग पार्डन्स, रिप्राइव्स,
एटसेट्रा, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम। आप लोग जानते हो ना, ये वाला एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। अगर किसी को फांसी का सजा सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी का सजा सुनाया या फिर जो भी हो, जेल का उम्र कैद सुनाया, तो उसको कोई अगर माफ कर सकता है तो कौन कर सकता है? आप लोगों को पता है ना? क्या रे, मानो सुप्रीम कोर्ट बोला कि इसको फांसी होगा, तो फांसी होगा, तो फांसी से बचने का लास्ट उपाय कुछ है क्या? यस, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फांसी नहीं देना चाहिए तो वो फांसी रद्द हो जाता है। आप लोग जानते हो सर, ये तो जानते होंगे, बिकॉज दिस आर वेरी पॉपुलर पॉइंट इन आवर सोसाइटी। मतलब ऐसे देखने को मिलता है, पॉपुलर इन द सेंस जब भी होता है सभी कोई बात करता है इसका फांसी होने वाला है। ऐसे हमारे देश में ना सजा बहुत कम दिया जाता है, मतलब वी आर वेरी कंपैशनेट कंट्री सर, करुणा का कंट्री है हम लोग का। भारत का जो बेस है ना, करुणा से भरा हुआ है। ऐसे धर्म का बेस ही करुणा है, जानते हो आप लोग? हाँ, हम लोग जो धर्म धर्म बोलते हैं ना रिलीजियस मैटर पे, रिलीजियस का बेस होता है करुणा, कंपैशन। जिस धर्म में कंपैशन नहीं है वो धर्म नहीं है, वो कोई धर्म नहीं हो सकता। करुणा के आधार पे, करुणा मतलब हर चीज पे दया, हर चीज पे मोहब्बत, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, ये चीज होता है सर धर्म। तो एग्जैक्टली इसीलिए हमारे देश में ना किसी को मारने से पहले हम लोग इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, बात बात में सजा नहीं दिया जाता। यहाँ पर तो मतलब अगर एनिमी को भी सजा देना है तो भी 10 बार सोचते हैं। हाँ सर, कसाब के साथ क्या हुआ था पता है आप लोगों को? कसाब को कितना दिन रखा गया था कि अगर कसाब इनोसेंट निकल जाए, या फिर कसाब से कोई इंफॉर्मेशन मेनली बात था, बट उन्हें भी इतना जल्दी हम नहीं मारते, एनिमी को भी। तो ये हमारा भारत है। अब ये हमारा वीकनेस भी बन जाता है, कोई कोई हमारा वीकनेस बना के हमें 100 200 300 साल लूटने का भी प्रबंध रच लेता है। जो भी हो, दैट इज आवर सिस्टम, ठीक है। एक दिन यही सिस्टम पूरा दुनिया भर में चलेगा, मुझे भी लगता है, बिकॉज जब तक पूरा दुनिया कंपैशन से नहीं भरेगा ना सर, तब तक दुनिया में तो ये मार पीट दंगा चलता जाएगा सर। अच्छा, the powers vested in president under each of these heads subject to limitation and made under the constitution। तो जो भी पावर है सब लिमिटेशन के साथ है, एंड पार्लियामेंट के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। मतलब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, सर ऑर्डिनेंस को अगर कुछ बदलाव करना है, ठीक है, तो न्यू रूल्स लाना है, वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट इज टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123, ठीक है, ऑर्डिनेंस मींस न्यू लॉ या फिर लॉ में थोड़ा चेंजेस करना, समथिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम when it is not possible to have a parliament in enactment of the subject immediately। this is a special features of the constitution of India। मतलब जब कोई कुछ नहीं कर सकता तब उसमें प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है, ठीक है। The ambit of this ordinance making power of president is a co-extensive with legislative powers of parliament। मतलब पार्लियामेंट का पावर के साथ साथ प्रेसिडेंट का पावर आ सकता है। That is to say, it may relate to any subject in respect of which parliament has the right to legislate and is subject to the same constitutional limitation as legislation by parliament। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस में चेंजेस लाना जरूरत पड़ने से वो पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अभी चलो सर हम लोग थोड़ा बात करेंगे, जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा था कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का 2 लेग है सर, 2 पहिया, ठीक है। उसमें से एक पहिया है राज्यसभा और दूसरा पहिया है लोकसभा। जो मैं आपको शुरू से, इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक है, इसको चलाने के लिए लोकसभा का भी जरूरत है जो एक्चुअली न्यू दिल्ली में है, और राज्यसभा भी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो कैसे ये इतना बड़ा कंट्री को संभालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलो पहले एक एक करके देखते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको बोला है कि आप चाहो तो पर्टिकुलर साइट में जाके आप जानकारी और ले सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर साइट में जाके आप और जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये रहा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अच्छा चलो देखते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है सर? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करेगा? ध्यान से सुनना, ये से पॉइंट आप लोगों के लिए बड़ा वाइटल है। कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर and nominated by the president and not more than 238 representatives of the states of the union territories। मतलब consist of 12 members जिसको नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, एंड वो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब स्टेट यूनियन टेरिटरी मिला के, ठीक है। 238, 238। The allocation of seats in the council states to be
filled by the representative of the states of the union territories shall be in accordance with the provision on the behalf of the content in the fourth schedule of the constitution. ठीक है, तो जो भी यूनियन टेरिटरीज का भी होगा वो फोर्थ शेड्यूल में बोला हुआ है, द मेंबर ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, जो जिस मेंबर को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट मतलब रामनाथ कोविंद अगर किसी को मेंबर के हिसाब से नॉमिनेट कर रहा है तो उनके अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप हर किसी को राज्यसभा का मेंबर नहीं बना सकते। ठीक है, अरे गहरे नत्थु कहरे नहीं बन सकता, कुछ स्पेशल नॉलेज उनके अंदर होना चाहिए। तो क्या स्पेशल नॉलेज? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज, इस तरह का नॉलेज उनके अंदर होना चाहिए जिनको प्रेसिडेंट राज्यसभा में मेंबर बनाते हैं, 12 मेंबर जो बना सकते हैं या फिर मैक्सिमम 238 जो बन सकता है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू से इनको चुना जाता है। The representative of the union territories in the council of state shall be chosen in such a manner as parliament may by law prescribe। तो जो भी होता है as per parliamentarian law के थ्रू से होता है। This is in simple, मतलब एकदम अगर कंसाइज वे में आपको मैं लोकसभा क्या राज्यसभा क्या है बताऊं तो that is राज्यसभा। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि क्या है राज्यसभा तो आप जाओ सर काउंसिल ऑफ स्टेट में क्लिक करो और आपको जो जानना है आप बैकग्राउंड को इतना बड़ा डिटेल्स है। ठीक है, कैसे सीट एलोकेट होता है, कौन एलिजिबल है, ठीक है, आप और जानकारी ले सकते हो सर। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, आप पूरा टॉपिक में पढ़ाई कर सकते हो, बट इन सिंपल जितना जरूरी था अभी आपको मैं बताया। ठीक है, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स, लीडर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, कौन कौन कब था, मई 1952 से लेके एकदम से 2014 तक अरुण जेटली के टाइम तक पूरा है। लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन कौन कब रहा है, आपको जो जानना है आप जाओ सर काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, राज्यसभा के बारे में एक बार गो थ्रू कर लो, इतना रिकमेंड तो मैं आपको कर ही सकता हूँ। ओके सर, सर जस्ट एक बार कंफर्म करो फिर से, समझ में आ रहा है? सर Yes, sir. सर नाउ यू आर डिस्कसिंग अबाउट लोकसभा। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे सर लोकसभा के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। इट्स अ वेरी पॉपुलर एरिया एक्चुअली। जो टीवी भी है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी भी है, बट लोकसभा टीवी इज मच मोर पॉपुलर। एक्चुअली यहाँ पर भीड़ भी ज्यादा होते हैं। एक्चुअली हम लोग जो वोट देते हैं ना सर हमारे देश में, जो दो मेन वोट होता है, एक होता है लोकसभा वोट और एक होता है विधानसभा वोट, और बाकी पंचायत वोट है, म्यूनिसिपल वोट है, वो सब भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है सर लोकसभा वोट में। सर बोल सकते हैं लोकसभा वोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं हम लोग? किसको चुना जाता है लोकसभा वोट के दौरान? कौन बताएगा मुझे? लोकसभा वोट में हम लोग किसको चुनते हैं? अरे बताओ ना कोई। जैसे इस बार कुछ दिन पहले बंगाल में जो वोट था वो किसको, वो क्या वोट था, लोकसभा वोट था क्या? कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में जो हुआ, या फिर यूपी में जो वोट होने वाला है अपकमिंग, यूपी में वोट है जान? हाँ बोल। বিধানসভা হলো তো, विधानसभा হলো तो विधानसभा में किसको चुनते हैं? লোকসভা विधानसभा, 2019 হয়েছিল। हाँ लोकसभा 19 में हुआ था, तो उसी में तो पीएम चुना जाता है। ठीक है, मोदी जी को हम लोग लोकसभा वोट में चुने थे, और विधानसभा में इस बार जैसे बंगाल में हुआ, ममता दीदी फिर से आए। अगर आप यूपी वाले में बात करो तो अभी योगी का क्या होगा वो यूपी में देखा जाएगा, है ना? तो एग्जैक्टली योगी जी का क्या होगा वो यूपी वाले, वो विधानसभा है। बट लोकसभा में क्या होता है सर, लोकसभा वोट जब हम लोग देते हैं उसमें एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये इज अ वेरी पॉपुलर वोट सब। तो लोकसभा ऑफ द पीपल क्या करते हैं, हाउस ऑफ द पीपल में कैसे चुनते हैं, कौन कौन कितना क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। लोकसभा इज कॉम्पोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग चुनते हैं सर कि कौन लोकसभा में जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट suffrage. The maximum strength of the house envisaged by the constitution is 552. ठीक है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, which is made up by election of up to 530 members to represent the states, up to 20 members to represent the union territories, and not more than 2 members of the Anglo-Indian community. तो 552 का हिसाब देखा आप लोगों ने सर, इसमें से 503 members represent the states, 530 स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, 20 members ऐसा रहेगा जो यूनियन टेरिटरी से आएगा, और 2 members ऐसा रहेगा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से
आएगा सर, टू बी नॉमिनेटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। If in or his or opinion that community is not adequately represented in the house, the total active अगर not adequately represented तो फिर वो honorable president choose करेगा, क्या करेगा। The total elective membership is distributed among the states in such a way that the ratio between the number of seats allotted to each state and the population of the state is so far as practicable the same for all states। मतलब समझे सब? देखो इसका मतलब समझाता हूँ मैं, इन सिंपल समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे सर पार्लियामेंट में नॉर्मली कितना सीट हो गया, फिर ऐसे तो 552 बट 20 आपका चला जाता है यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, और 20 2 चला जाता है आपका यूनियन मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, तो नॉर्मली बचता कितना है 530। अब ये 530 सीट्स हर एक स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक स्टेट को, जिसमें डब्ल्यूबी है, जिसमें बिहार है, सब कुछ ठीक है। 28 स्टेट्स है हमारे देश में, 28 स्टेट्स को ही बांटा जाएगा ये 530 सीट्स। सर लेकिन अब सवाल ये उठता है सर, तब तो हर स्टेट बोलेगा कि मेरे को ज्यादा दे दो, मेरे को ज्यादा दे दो। हाँ सर, जिसको जितना ज्यादा सीट उसका एमपी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। लेकिन क्या ऐसा सिस्टम, तो ये कैसे चुनते हैं, सीट कैसे डिसाइड करते हैं? तो था थोड़ा मुझे हेल्प करेगा कि कैसे सीट डिसाइड करते हैं कि किसको कितना सीट जाएगा? सर एज पर पॉपुलेशन और स्टेट साइज। यस सर, एज पर पॉपुलेशन एंड स्टेट साइज, जितना प्रैक्टिकेबल हो। जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट साइज वाइज नॉट वेरी लार्ज एंड नॉट वेरी स्मॉल आल्सो, ठीक है, इट्स अ मिड कैटेगरी स्टेट साइज वाइज, बट अगर पॉपुलेशन वाइज देखो लार्ज स्टेट सर, बड़े स्टेट में आता है। वेस्ट बंगाल बाय साइज इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 7th लार्जेस्ट है, बट पॉपुलेशन वाइज मोस्ट प्रोबेबली 3rd या 4th लार्जेस्ट होगा। मुझे जितना नॉलेज अभी याद आ रहा है सर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है महाराष्ट्र में, एंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है बिहार में, एंड फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है वेस्ट बंगाल में, जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, अगर आप लोग सर थर्ड है वेस्ट बंगाल, फोर्थ है बिहार, थर्ड है वेस्ट बंगाल, अरे वाह, मतलब और कोई चीज में हम लोग फास्ट हो सकते हैं क्या? हाँ चलो सर, मतलब आप समझ रहे हो इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन उत्पादने ছিল আগে ফার্স্ট। हाँ কৃষিতে আগে ফার্স্ট ছিল, এখন আর নেই। हाँ, अभी सब चीज में हम लोग बेकार ही हो गए। मतलब मैं बोला कि और कोई चीज नहीं मिला, बस पॉपुलेशन में ही धीरे धीरे आगे बढ़ना था। दैट इज द पॉइंट। मतलब आप समझ रहे हो सर, एक बड़ा प्रॉब्लम है बंगाल में, वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा इश्यू है सर, बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है, अब आप लोग क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, बट मुझे इसको लेके बड़ा चिंता होता है। वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन अब बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, जो हो गया, लेकिन और मत बढ़ाओ प्लीज। इट्स नॉट अ वेरी बिग स्टेट। इस स्टेट का पॉपुलेशन अगर इंडिया का 3rd हाईएस्ट होता है, मतलब रहने का जगह नहीं रहेगा, लिविंग क्वालिटी इतना डिटोरिएट करेगा, ऑलरेडी कर गया। आप उड़ीसा जाके देखो, आपको समझ में आएगा लिविंग क्वालिटी क्या होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब आंध्रा जाके देखो, आपको समझ में आएगा कंपैरेटिवली, मतलब कंपेयर करेंगे अपने के साथ ही करेंगे ना। तमिलनाडु का पॉपुलेशन भी मतलब काफी कंट्रोल्ड है, केरला भी अपने जगह में बहुत अच्छा है, आप लोग जानते हो, कर्नाटका भी कंट्रोल्ड है। ठीक है, इवन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जो अगर आप कंपेयर करने के लिए आपको कौन मिलेगा, आपको सिर्फ यूपी मिलेगा और बिहार मिलेगा। करते रहो, इनका अपना अलग प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल रीजन है। बंगाल का भी हिस्टोरिकल रीजन है, तीनों का ही सेम प्रॉब्लम है। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का तीनों का ही हिस्टोरिकल रीजन है, बट ये रीजन को ठीक करना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक तो इलिटरेसी भर के है, दूसरा इमिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, छुपने का सबसे अच्छा जगह ये तीनों स्टेट। किसी को भी छुपना है ना इंडिया में, ঠিক আছে, চাই आप স্যার অফিশিয়ালি তো এটা মানে পপুলেশনটা কন্ট্রোলে আছে, কিন্তু বর্ডার এরিয়ার জন্য সমস্যা হয়ে যায়। एग्जैक्टली सर, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ, आप बात को समझ रहे ही तो काफी है। ठीक है, मतलब इमिग्रेशन में बहुत ज्यादा है ये लोग, इतना ज्यादा। अगर इंडिया के अंदर किसी को छुपना है ना, तो ये 3 स्टेट सबसे बढ़िया होता है, 1 2 3। मतलब पाकिस्तान आतंकवादी वाला काम करेगा, ठीक है, बांग्लादेश का हेल्प ले लेगा और बंगाल को अपना रूट बनाएगा, और फिर यहाँ से जहां मर्जी जाएगा। टारगेट कौन रहेगा? कभी गुजरात, कभी मुंबई, कभी साउथर्न इंडिया में बैंगलोर, और कभी देश का हार्ट दिल्ली। ये इनका खेल है,
तो यहाँ का पॉपुलेशन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है सर। चलो सर, फिर से आप बोलोगे सर, आप तो छोड़ो सर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो लोकसभा में कितना सीट किसको जाएगा? जैसे वेस्ट बंगाल छोटा है बट इसका सीट बहुत है। ऐसे कोई मुझे बता सकता है वेस्ट बंगाल में कितना सीट आता है पार्लियामेंट का? 42 ना मोस्ट प्रोबेबली। স্যার हाँ कत 42টাই। ठीक बोले थी? হ্যাঁ স্যার। हाँ 42। मतलब इतना छोटा सा स्टेट, मतलब साइज वाइज कुछ नहीं है बट पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है। इसलिए ममता दीदी का प्राइम मिनिस्टर बनने का बड़ा अच्छा चांस है सर। ठीक है ममता दीदी का प्राइम मिनिस्टर बनने का बड़ा अच्छा चांस है। अगर मोदी जी को हरा सकता है, ऐसे ममता दीदी अकेला तो नहीं हरा पाएगा बट अलायंस बना के अगर कुछ कर सकता है तो ममता दीदी का चांसेस है, क्योंकि उसके पास ज्यादा सीट है और सीट वाइज डिपेंड करता है किसका वोट का परसेंटेज कितना जाएगा। मतलब उधर यूपी से अखिलेश साथ में रहेगा, यहाँ से लालू जी साथ में रहेगा, ठीक है, यहाँ से बाकी दूसरे स्टेट्स में भी बाकी लोग, जैसे गोवा में भी, ठीक है। तो ये जो भी एंटी बीजेपी पार्टी है, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस एंड अलायंस सब कुछ मिला जुला के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ताकतवर है ममता दीदी, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है। ऐसे यूपी का सीट छीन जाएगा बिकॉज यूपी में आजकल क्या है ना, बीजेपी काफी पॉपुलर है, इसलिए। नहीं तो एक्चुअली बोला जाता है कि देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसका रास्ता तय करता है यूपी, बिकॉज सबसे हाई पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा सीटें, ठीक है। लेकिन इस बार शायद बंगाल बड़ा खेल खेल सकता है। चलो, बिकॉज बीजेपी वहां पर काफी पॉपुलर हो गया है। ओके, समझ रहे हो सर मैं ये सब बातें क्यों कर पा रहा हूँ आपसे? थोड़ा बहुत, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब देश का मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिपेंड करता है यूपी से। मतलब आप शायद सोच रहे हो ये डिपेंड करता है बंगाल से। यस, इफ यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड पार्लियामेंट्रियन सिस्टम, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों देश का पॉलिटिक्स में कौन पीएम बनेगा, ठीक है, कौन कौन सा पार्टी आ सकता है, इसके पीछे एनालिस्ट लोग कैसे बात करते हैं। ये एक एनालिस्ट का नाम समझ में आ रहा है मुझे, ये जिन्होंने बंगाल में दीदी को हेल्प किया रे, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर, नाम तो सुने होंगे आप लोग। हाँ रे, सुना है कि नहीं सुना आप लोग प्रशांत किशोर जी का नाम? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, किसी ने नहीं सुना क्या? पीके पीके करके चिल्ला रहा था सब कोई। हेलो, नहीं सुने क्या? सब कोई चुप है ऐसा? सर मेरा आवाज तो आ रहा है आप लोगों को? तो हेलो, सर कनेक्टेड हो कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है किसी का? अच्छा Yes, sir. अच्छा, पीके का नाम सुने हो कि नहीं आप लोग? नहीं सुना सर? एक्चुअली वो स्ट्रेटेजिस्ट थे ममता दीदी का, ठीक है, वैसे पहले मोदी जी के साथ भी काम किया है। हाँ बोल। बुद्धि हाँ देना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिस्ट है सर। स्ट्रेटेजिस्ट मतलब कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, सीट का कैलकुलेशन क्या है, कहाँ से जीत सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं, कितना सीटें मिलेगा, ये सब चीजें हैं। तो ये सीट का ही तो खेल है पूरा, কিভাবে কাজ ठीक है। কিভাবে কাজ করলে ভালো হবে हाँ एग्जैक्टली, मतलब করলে ভোট पूरा पॉलिटिकली कहाँ से आपको कितना सीट मिल सकता है, ठीक है। तो वही ये सीट यहाँ पर, मतलब ये जो पूरा सीट का खेल है ना, वो इस पे डिपेंड करता है ओवरऑल, ठीक है। तो वही है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है समझ रहे, लोकसभा क्या है समझ रहे हो ना, हम लोग जिनको वोट देके चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके, हाउस ऑफ द पीपल में जाके हमारे लिए एक्चुअली हमारा आवाज उठाने के लिए उनको भेजा जाता है कि जाओ जाके बोलो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंसी में क्या करना है, क्या पैसा लाना है, कहाँ ब्रिज बनाना है, कहाँ स्कूल बनाना है, जो जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एमपी चुनते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग एमपी चुनते हैं और उस एमपी को वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो हमारे लिए काम करेगा, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा एज पर दी कंट्री सिस्टम। तो ये है लोकसभा सर। द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स in such a way that the ratio between the number of seats allotted to each state and the population of the state is so far as practicable the same for all states, ठीक है साहब। चलो सर, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कौन है साहब?
देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर, मतलब एमपी एमएलए तो हो गया, अब ये लोग चूज करेगा मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो बेसिकली एडवाइस करेगा। सिस्टम यही है कि मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, ठीक है। हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister, ठीक है। on the advice of the, मतलब president choose करेगा बाकी ministers को, लेकिन किसके advice पे, PM के advice पे। the total number of ministers including the prime ministers in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of member of house of the people, मतलब लोकसभा का टोटल जितना मेंबर है उसका 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। समझ में आ रहा सर? टोटल जितना नंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा में टोटल जितना मेंबर होता है हाउस ऑफ द पीपल में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 15% से ज्यादा मिनिस्टर का संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स को जो ऑफिस मिलता है वो किसके प्लेजर में मिलता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी, अच्छा क्या बोलते हैं शॉर्ट में देखो, the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of the people। so very important point sir, याद रखिएगा। ये करंट सिस्टम है, चेंजेस भी आता रहता है कभी कभी अमेंडमेंट करके। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, अच्छा सेंट्रल का तो समझ में आ गया सर, है ना, सेंट्रल का तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा राज्य का भी हेल्थ देख लेते हैं ना। राज्य में क्या होता है? लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, जैसे इस बार आप लोगों ने देखा ना बंगाल में क्या हुआ, विधानसभा वोट, ममता दीदी आए, ठीक है, किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया वो अलग बात, ठीक है, विधानसभा का वोट हुआ। इस वोट में ममता दीदी पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर बने। ये स्टेट का खेल है, ये जो पूरा सिस्टम है ये स्टेट के अंदर है, ठीक है, हर स्टेट में ऐसा हो रहा है। जैसे आसाम में जिन्होंने आया उनका नाम क्या है? शर्मा समथिंग, क्या शर्मा सर, नाम भूल जा रहा हूँ, शर्मा है ये तो पता है, बोलो ना सर, आसाम का सीएम कौन बना है? क्या शर्मा? चुप क्यों हो, पता नहीं किसी को? क्या शर्मा नाम है, मैं भूल गया। आसाम सीएम क्या नाम है सर? हेमंत विश्वा शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा ये नाम है उनका, 15 सीएम ऑफ आसाम। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो। अच्छा देखो सर, एग्जैक्टली तो अभी यहाँ पर आपको देखना चाहिए सर कि स्टेट में क्या चलता है। सर फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर। स्टेट में होता है गवर्नर का खेल, ठीक है, लेजिस्लेचर है सबसे हेड में होता है गवर्नर। गवर्नर मतलब जैसे जगदीप धनखड़ करेंटली बंगाल का गवर्नर है। बाकी स्टेट का गवर्नर का डिटेल्स आप लोग राज्यसभा के इसमें जाके ऑनलाइन में जाके ढूंढ लो, ठीक है। जगदीप धनखड़ ये अपना वेस्ट बंगाल का गवर्नर है सर, ठीक है। एंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अच्छा क्या बोलते हैं सर, इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र बिहार, ठीक है, आंध्र बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, याद रखिएगा सर जरूरी बात कर रहा हूँ। आंध्र बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैविंग 2 हाउसेस। यहाँ पर 2 हाउस होता है सर स्टेट के अंदर, ठीक है, 2 हाउस। एंड बाकी जो जितना स्टेट है सभी का 1 हाउस होता है। ये क्या खेल है सर? सर खेल समझाता हूँ आपको। एक्चुअली ये मेंटेन करने का सिस्टम है, काफी पुराना दिनों से चले आ रहा है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेशली। क्या होता है सर, ये जो लेजिस्लेटिव सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम स्टेट के अंदर चलता है, उसमें 2 हाउस और 1 हाउस का खेल क्या है? Where there is 2 houses of the legislature of the state, one shall be known as legislative council and other is legislative assembly, ठीक है। किसी जगह में बोलते हैं दोनों जहां रहते हैं, एक होता है legislative council और एक होता है legislative assembly। And where there is only 1 house, उसको बोला जाता है legislative assembly। जैसे वेस्ट बंगाल में क्या है, काउंसिल है कि असेंबली है? क्या लगता है आपको, वेस्ट बंगाल में क्या है, असेंबली है कि काउंसिल? असेंबली सर, असेंबली, ठीक है सर। कैसे याद रहेगा सर? सिंपल आपको याद रखना है, आंध्र बिहार एमपी मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स, ये स्टेट में 2 हाउस होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो
अब कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं बोला आपको वेस्ट बंगाल में क्या है, असेंबली चलता है कि काउंसिल, तो आप समझ गए ना, इनको इन स्टेट को छोड़ के बाकी जो भी स्टेट है सबका एक ही है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में उसी के अंदर आता है। वेस्ट बंगाल में क्या चलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपल बात है। अब ऐसे वेस्ट बंगाल यहाँ पर मेन फोकस नहीं है, बिकॉज आप लोग सभी कोई सेंट्रल लेवल एग्जाम दोगे, तो आपको कोई भी स्टेट पूछ सकता है। दिस इज नॉट अ स्टेट लेवल एग्जाम, दिस इज इंटरनल मतलब नेशनल लेवल एग्जाम। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर मेन बात होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर योर मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में आपको वेस्ट बंगाल वाला एग्जाम्पल दिया। अच्छा, the legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 legislative assembly of each state, मतलब असेंबली में हर स्टेट के असेंबली में कितना नंबर ऑफ मेंबर होना चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं और 60 से कम नहीं, not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election, डायरेक्ट वोट करके होगा सर। जैसे हम लोग अभी चुने ना, ममता दीदी को चुने इस बार, वो तो सब इलेक्शन में हुआ, ठीक है। ममता दीदी पहली बार में हार गया था शुभेंदु अधिकारी से, जो भी हो, कोई बोलेगा कि सर वो क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट जो एक्चुअल में हुआ था, ममता दीदी पहले हार गया था, बट उनको सीएम बनना है तो जीतना होगा, तो अल्टीमेटली वो बहुत ही भारी मार्जिन पे इस बार लेटेस्टली सब इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि वो जीता। अब क्या खेल है सर, अब खेल यही है कि सब कुछ डायरेक्टली होता है, मतलब जो भी, इसको हम लोग बोलते हैं एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं सर, एमएलए बोलते हैं स्टेट लेवल में। देखना चाहोगे एमएलए, मतलब एमएलए नहीं दिखाऊंगा आपको मैं, पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली, वेस्ट बंगाल, ऐसे नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, आपको हर कैपिटल सिटी में लिख जाएगा उस स्टेट का, वेस्ट बंगाल विधानसभा। विधानसभा स्पेलिंग क्या है, विधान सभा, ये आपका ये रहा, यस दिस इज विधानसभा भवन इन वेस्ट बंगाल। आप उड़ीसा में जाओगे वहां पर देखने को मिलेगा भुवनेश्वर में, ठीक है। आप कर्नाटका जाओ में वहां देखने को मिलेगा, अब आसाम जाओगे वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको हर जगह में देखने को मिल जाएगा सर विधान भवन, विधानसभा भवन, ठीक है। तो ये रहा विधानसभा भवन इन वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली इस भवन में जिनको हम लोग ऐसे एमएलए बना के भेजते हैं, ठीक है। आपके सामने दो चीज चल रहा है सर, एक आपने अभी स्टार्टिंग से क्या देख के आ रहे हो सर, आप स्टार्टिंग से देख रहे हो पार्लियामेंट, ठीक है, दिस इज ये कंट्री का, ठीक है। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टेट का, आप मैटर समझ रहे हो ना सर। एक बार मैं आपसे कंट्री का बात किया, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टेट का। तो इनको जिनको भी हम लोग यहाँ पर भेजते हैं वो सभी कौन बनते हैं सर, एमएलए बनते हैं, और वो डायरेक्ट वोट देके जाते हैं, मतलब वोट मिलके हम लोग उनको वोट देके चुनते हैं और फिर वो वहां पर पहुंचते हैं, चाहे कोई भी स्टेट का बात हो। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पहुंचेगा, state shall consist of not more than 500 and not less than 60 chosen by direct election from territorial constituencies in the state. The total number of members in the legislative council of a state, जिस स्टेट में काउंसिल भी होता है, ठीक है, जिस स्टेट में जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, बिहार, ठीक है, having such a council shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of the state. मतलब असेंबली का टोटल मेंबर का 1/3 होना चाहिए। अगर असेंबली में 500 मेंबर है तो उसका 1/3 जितना होगा, मैक्सिमम उतना मेंबर काउंसिल में जा सकता है। बात समझ रहे साहब, अगर असेंबली में 500 मेंबर है मैक्सिमम, ठीक है, तो 500 का 1/3 करके जितना होता है मैक्सिमम उतना मेंबर काउंसिल में जा सकता है। वही बोला है सर, देखो, council of a state having such a council shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of that state. The total number of members in the legislative council of a state is no case be less than 40. 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, मतलब असेंबली का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल नंबर से 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 40 नंबर से मेंबर से कम काउंसिल में मेंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या ये खेल याद रहेगा, असेंबली में कितना मैक्सिमम मेंबर होना चाहिए, जल्दी बोलो सर। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम मेंबर संख्या कितना होना चाहिए, 500। मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए, कम से कम 60। यस सर 60। और जब बात आता है काउंसिल का, मतलब जैसे जहां जहां काउंसिल भी है असेंबली के साथ साथ, जैसे आंध्र, बिहार, एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जैसे आंध्र प्रदेश का जो काउंसिल होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा, उस काउंसिल में अगर असेंबली में अगर टोटल कितना है 500, ठीक है, असेंबली में अगर 500 है तो उसका मैक्सिमम 1/3 जा सकता है। तो क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द
in the legislative assembly of that state, and total number of member in the legislative council of a state shall in no case be less than 40. काउंसिल में 40 मिनिमम होना ही चाहिए सर, ठीक है? समझ में आ गया सर? बोलो, एनी डाउट? नो सर। ओके सर, बस ये डेटा आपको जानना चाहिए था। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाता, मतलब उसका टर्म खत्म नहीं हो जाता, सेल कंस्टिट्यूट फॉर 5 इयर्स। कितना दिन का चलेगा? जैसे ममता दीदी अभी आए हैं ना, 5 साल चलेगा। From the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the assembly। 5 साल तक तो चलेगा ही सर, ठीक है? जब तक डिसॉल्व नहीं होता, मिनिमम 5 इयर्स तक हर एक मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली रन करता है, ठीक है? ये सिस्टम है, नॉट जस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लोकसभा, उसका केस में भी सेम टू सेम। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर देयर शैल बी रिटायर एज सून। मतलब काउंसिल का बात कर रहे हैं सर अभी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो जहां होता है ना सर, वो डिसोल्यूशन नहीं होता, असेंबली डिसोल्यूशन होता है। मतलब जो एक्चुअली डायरेक्ट वोट करके एमएलए चूज करते हैं, सीएम चूज करते हैं, वो डिसोल्यूशन होगा और 5 साल चलेगा और उसके बाद फिर से 5 साल बाद डिसोल्यूशन होगा। बट लेजिस्लेटिव जहां पर काउंसिल भी है, वो डिसोल्यूशन नहीं होता, मतलब उसका एंड नहीं होता। एक तरह का एंड मतलब टर्म खत्म नहीं होता। But as nearly as possible 1/3 of the member thereof shall retire as soon as may be on the expiration of the every second year। हर 2 साल में कम से कम एक 1/3 मेंबर को रिटायर करना पड़ेगा in accordance with the provision made in that behalf of parliament by law। ठीक है, 1/3 of the member को हर 2 साल में एवरी सेकेंड ईयर में रिटायर करना होगा। ज्यादा दिन तक आप काउंसिल का मेंबर बन के नहीं रह सकते, जहां जहां काउंसिल सिस्टम चलता है। तो काउंसिल सिस्टम कहाँ चलता है? काउंसिल के मतलब असेंबली के साथ साथ काउंसिल चलता है। आंध्रा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। समझ में आ रहा है साहब? काउंसिल डिसोल्यूशन नहीं होता, काउंसिल को बंद नहीं किया जाता, बट उसका 1/3 मेंबर को रिटायर करना चाहिए एवरी सेकेंड ईयर में, ठीक है? जो पार्लियामेंट में एज पर लॉ प्रोविजन में बोला हुआ है। ठीक है सर? ओके सर। गवर्नर, हाँ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होगा, ठीक है? गवर्नर के बारे में थोड़ा चर्चा कर ही लेना चाहिए। कौन है गवर्नर? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट is vested in the governor and all executive action of the state has be taken in the name of governor। मतलब ये जो बंगाल है ना, हम लोगों को लगता है, एक्चुअली आपको एक चीज बताता हूँ सर, मतलब कोई भी स्टेट हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो बिहार हो, व्हाटएवर, स्टेट को चलाने वाला है सीएम, ठीक है? स्टेट का काम करने वाला कौन है? मतलब एमबीए कौन है सर हमारे स्टेट का? किसको मेन एमबीए रखा गया है जो हमारे स्टेट को मैनेज करेगा? कौन है रे? बंगाल को मैनेज करने के लिए हम लोग किसको चुने? दीदी को ना, ठीक है? ममता दीदी। एक्चुअली सी इज एमबीए फॉर वेस्ट बंगाल, ठीक है? जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस है उसको संभालेगा, लेकिन सब कुछ किसके रूल पे होना चाहिए? सब कुछ एज पर गवर्नर रूल पे होना चाहिए। लेकिन सर गवर्नर को तो इतना रेस्पेक्ट दिया ही नहीं जाता। ये हमारा बदकिस्मती है सर, नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, बाकी स्टेट है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, जरूरत से ज्यादा, मतलब इट्स अ बैड पॉलिटिक्स। बट अगर बाकी स्टेट में भी देखो, सिस्टम वही होता है, मतलब रूल यही है। अब कोई चल नहीं पाता वो अलग बात। गवर्नर का क्या देखो, ये जैसे प्रेसिडेंट का पावर होता है ना, वैसा ही जैसे प्रेसिडेंट का पावर होता है वैसा पावर गवर्नर का भी होता है, थोड़ा बहुत अलग, ठीक है? देखो सर, अच्छे से देखो। The executive power of the state is vested in the governor and all executive action of the state has to be taken in the name of the governor। जो भी करते हो गवर्नर के नाम पे होगा, विदाउट गवर्नर चल ही नहीं सकते। Normally there shall be a governor for each state, but the same person can be appointed as governor for 2 or more state। Normally हर स्टेट का एक गवर्नर होता है नॉर्मली, बट अगर पोजीशन में वैकेंसी नहीं है या फिर गवर्नमेंट चाहते कि एक ही गवर्नर 3 स्टेट का गवर्नर बन जाए, तो ऐसे केसेस में कर सकता है, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हो क्या? एक गवर्नर 3 स्टेट का गवर्नर बन सकता है सर? 2 या 3, 2 और मोर बन सकता है क्या? नो सर। नो सर नहीं, यस सर। गवर्नर फॉर ईच स्टेट, नॉर्मली एक स्टेट का एक ही गवर्नर होता है, बट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है? मतलब जगदीप धनखड़
एक साथ चाहे हाँ, স্যার बोलो। একটা স্টেট গভর্নর অন্য স্টেটে হতে পারবে? हाँ मतलब वो सेम टाइम में दो या दो से ज्यादा स्टेट में गवर्नर का काम कर सकता है। सिंपल এটা कॉन्सेप्ट है কোনো ना। এটা हाँ কোনোদিন बोल। ইন্ডিয়ান হয়েছে? हाँ হয়েছে হয়েছে, इससे पहले हुआ है। मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, तब से मैं सोच रहा हूँ। तो था किसी का नाम याद आ रहा है तुझे जो एक साथ 2-3 स्टेट का गवर्नर रहा है? নামটা মনে পড়ছে না ঠিক। मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, देखो एक सेकंड रुकता हूँ। ऐसे यहाँ पर 2-4 दिख रहा है सर। हरियाणा में श्री बांदारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश में श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, झारखंड में श्री रमेश बैस, कर्नाटका में श्री तवारचंद गहलोत। ठीक है, 2 स्टेट का गवर्नर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। यस, इन लोगों का नाम ही बार बार आ रहा है सर। तवारचंद गहलोत, आरिफ मोहम्मद खान केरला में। ठीक है, ये सभी अपॉइंट करते हैं रामनाथ कोविंद। मध्य प्रदेश में मंगूभाई सी पटेल और महाराष्ट्र স্যার में একজন ছিল মনে হয় মিস প্রভা রাও বলে, উনি হিমাচল প্রদেশেরও ছিল আর মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি রাজস্থানেরও ছিল, আমি ঠিক জানি না, মনে হয়। अच्छा नहीं, यहाँ पर लिस्ट दिया है, यहाँ पर एक लिस्ट दिया है, ये देख। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ लिस्ट है, ये देखो पूरा लंबा लिस्ट है। आप चाहो तो लिस्ट ऑफ करेंट इंडियन गवर्नर्स का लिस्ट में जाके ना आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, विश्वभूषण, बी.डी. मिश्रा, जगदीश मुखी। ठीक है, जिसमें करंट गवर्नर की लिस्ट पूरा दिया हुआ है। और अगर कोई एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर है, ठीक है, तो उसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कोई अगर है कि नहीं एक से ज्यादा में, लेकिन इसे गूगल करके हम लोगों ने देखा 3-4 नाम आ रहा है। आप लोग एक बार उसको कंफर्म देखना कि अगर कोई करेंटली है कि नहीं। अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो मेन पॉइंट तो समझ में आ गया। ऐसे लिस्ट में 3-4 नाम भी मुझे देखने को मिला। तो ऐसे एक तौथा ने भी बताया, पहले था ऐसा। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको इलेक्ट नहीं किया जाता, कोई वोट देके गवर्नर नहीं लाता। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट चुनते हैं। एंड होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब ये प्रेसिडेंट के एजेंट है सब। जो भी रामनाथ कोविंद के हिसाब से ही सारे के सारे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को काम करना होता है। ठीक है, इन सिंपल दे आर ऑल एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये सिस्टम है कि प्रेसिडेंट के जगह पे इनको, प्रेसिडेंट तो हर स्टेट में जाके काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट हर जगह में अपना एजेंट भेजते हैं जिनको स्टेट का गवर्नर कहलाता है। ठीक है, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर टू स्टेट इज द गवर्नर जस्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन। एक कंट्री के लिए प्रेसिडेंट का जितना पावर होता है, एक कंट्री के लिए प्रेसिडेंट का जितना पावर होता है, एक स्टेट के लिए गवर्नर का उतना ही पावर होता है। जस्ट लाइक जैसे हमारे देश में रामनाथ कोविंद का जितना पावर है, जगदीप धनखड़ का हमारे वेस्ट बंगाल में उतना ही पावर है। समझ में आ रहा है साहब? ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये देखो आनंदीबेन पटेल का उतना ही पावर है। ठीक है, उत्तराखंड में गुरमीत सिंह का उतना ही पावर है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य का उतना ही पावर है। तो ऐसे सोचना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो दिखेगा ना सर एजेंट पे और प्रिंसिपल पे, वो फर्क भी आपको दिखाता हूं मैं। Governor power to make ordinance is given in the Article 213 in similar to the ordinance making power of the president and have the force of an act of the state legislature. He can make ordinance only when the state legislature or either of the two houses where it is bicameral and it is not in the session. He must be satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action. While exercising this power, the governor must act with the aid and advice of the council of minister. अच्छा, मतलब वो मिनिस्टर के एडवाइस में ही काम करेगा, बट इन द फॉलोइंग केसेस द गवर्नर कैन नॉट प्रोमulgate एनी ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। मतलब वो अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं, गवर्नर रूल बना सकते हैं, बट विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन नहीं कर सकता और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर से बात ना करके कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एडवाइस तो मिनिस्टर का लेना ही पड़ेगा। इफ अ बिल
containing the same provision would under this constitution have required previous section of the president, he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president. An act of the state legislature containing the same provisions would under this constitution have been invalid under having been reserved for the consideration of the president. It had received the assent of the president. मतलब सिंपल बात है, गवर्नर सब कुछ कर सकता है, बट विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन कुछ नहीं कर सकता. सिंपल बात, ठीक है. जुडिशियरी, ठीक है. अब बात हो गया सर, समझ में आ गया. और एक चीज यहाँ पर बोला, द ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, where it is reassembled and shall automatically cease to have effect in the expiration of 6 weeks from the date of reassembly unless disapproved earlier by that legislature. मतलब जो भी लेजिस्लेचर पास करेगा गवर्नर ने, वो 6 वीक्स तक बेसिकली एक्सपायरेशन के लिए बाद उसको फिर से रीअसेंबल करना पड़ता है, अदरवाइज वो डिसअप्रूव हो जाता है आरडीआर लेजिस्लेचर. मतलब गवर्नर का जो भी रूल आता है, ठीक है. अगर गवर्नर प्रेसिडेंट की परमिशन पे कोई भी रूल स्टेट पे लागू करता है, वो लागू हो सकता है, ठीक है. तो उसी को बोलते हैं सर ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एंड शैल ऑटोमेटिकली सीज टू हैव इफेक्ट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स. 6 हफ्ता के बाद वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, एंड ऑफ द रीअसेंबल अनलेस डिसअप्रूव्ड अर्लियर बाय द लेजिस्लेचर. जब तक डिसअप्रूव नहीं होता तब तक चलेगा, डिसअप्रूव हो जाएगा तो और आगे नहीं काम करेगा. तो ये था प्रेसिडेंट का सिस्टम. लोकसभा मतलब आपका राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली बोथ एंड एज वेल एज गवर्नर. एंड फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं सर इंडिया के जुडिशियरी पैटर्न पे. इसमें कौन कौन आता है सर सुप्रीम कोर्ट. इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको. द कोर्ट इन इंडियन लीगल सिस्टम, ब्रॉडली स्पीकिंग, Supreme Court, High Court, subordinate courts. Supreme Court, which is the highest court in the country, both for matters of ordinary law and for interpreting the constitution. मतलब चाहे वो साधारण लॉ का बात हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है. इट्स एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कौन बनाया, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इमीडिएटली बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता से पहले बनाया सर, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर इंडिपेंडेंस. The Privy Council was the highest appellate authority for British India. जान के समझ लो था, सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ब्रिटिश इंडिया में प्रिवी काउंसिल हुआ करता था. सुन रहे हो ना आप लोग, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था. प्रिवी काउंसिल बोल के काउंसिल होता था, was the highest appellate authority for British India for matters arising under ordinary law. But appeals from High Court in constitutional matter lay to Federal Court. उसके लिए एक फेडरल कोर्ट होता था. हाई कोर्ट से जो मैटर फेडरल कोर्ट तक जाता था, मतलब जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं ना, हाई कोर्ट में फेल हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सब, है ना. तो ब्रिटिश जमाने में क्या होता था, ब्रिटिश जमाने में हाई कोर्ट से अगर कुछ फेल होता था तो उसको जाना पड़ता था फेडरल कोर्ट में, क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब उस टाइम का बात कर रहा हूँ सर, ब्रिटिश जमाने का, क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था. मतलब मैटर भी है, जो फेडरल कोर्ट है अल्टीमेटली वही सुप्रीम कोर्ट बना, ये तो समझ में आ रहा है. लेकिन सिर्फ फेडरल नहीं, प्रिवी काउंसिल एज वेल एज फेडरल कोर्ट दोनों को मार्च कर दिया गया, ठीक है. दोनों को मार्च करके एक कॉन्सेप्ट बन गया जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इन सिंपल, ठीक है. अब लेकिन यहाँ पर ऐसे बात नहीं करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है. उसके नीचे होते हैं सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है. ये हमारे देश का जुडिशियरी पैटर्न का सिस्टम है सर. सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके नीचे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. अच्छा देखो क्या बोलते हैं सर, थोड़ा कोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए ना कि क्या सिस्टम हमारे देश में चलता है. तो फेडरल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था, क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. And then the Privy Council, the Supreme Court of India, in this sense has inherited the jurisdiction of both the Privy Council and the Federal Court. मतलब आपको जो भी बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ना, इसके अंदर दोनों है, ब्रिटिश लॉ का, ब्रिटिश सिस्टम का, दो सिस्टम को मार्ज कर दिया गया, प्रिवी काउंसिल का कॉन्सेप्ट एज वेल एज फेडरल कोर्ट का. However, the jurisdiction of the Supreme Court under the present constitution is much more extensive than of its two predecessors mentioned above. मतलब चाहे वो प्रिवी काउंसिल हो, चाहे वो क्या है फेडरल कोर्ट हो, ठीक है. प्रिवी काउंसिल हो या फेडरल कोर्ट, इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट का पावर या काम का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स अपील्स. क्या क्या करते हैं सर, क्या एंटरटेन करता है, आप कितना भी नखराबाजी करो वो आपको सुनेगा आपका बात.
in civil, in criminal and other cases from high court and certain tribunals. It has also right jurisdiction for enforcing fundamental rights. Yes, हम लोग फंडामेंटल राइट्स जान चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर कभी भी आपका फंडामेंटल राइट्स कोई छीनता है तो उसको वापस दिलाने का रिस्पांसिबिलिटी किसका है सर? सुप्रीम कोर्ट का है। It can advise the president on a reference made by the president on equal questions of fact and law. It has variety of other special jurisdiction. हर तरह का मैटर को डील करने का ताकत सुप्रीम कोर्ट को है। आज के डेट में हमारे देश का सबसे बड़ा भगवान सुप्रीम कोर्ट है सर, ठीक है। न्याय वहीं पर मिलता है, ठीक है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में कुछ बड़ा बात मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। कुछ बड़े मतलब क्या बोल सकते, मतलब बहुत ही फेमस जजमेंट जो सोसाइटी को हिला के रख दिया, ठीक है सर। मेरे को 2-3 याद आ रहा है। एक राम मंदिर, ठीक है, कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। राम मंदिर का केस एक अलग ही बात है सर, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट, आपको पता है सर राम मंदिर का जो केस है वो कोई रिलीजियस बेसिस पे नहीं था, ये एक्चुअली एक टाइटल छूट था। टाइटल मतलब जानते हो, जमीन किसका है इसको लेके विवाद था, ठीक है। ये जमीन को लेके विवाद था, जहां पर बाबरी मस्जिद बना था उसको लेके विवाद था। एक्चुअली कोई रिलीजियस मैटर पे नहीं था। इट्स ऑल अबाउट टाइटल शूट, जमीन किसका है, ओनर ऑफ द जमीन कौन था, इसको लेके मैटर था। मंदिर मस्जिद का केस था ही नहीं। जो लोगों के मन में था, लोगों के मन में ऐसा चलता है ना कि मंदिर मस्जिद का विवाद रहा है। मैं थोड़ा बात इसलिए किया बिकॉज आप लोग जानते हो ये सब चीजें, ठीक है। लोगों के मन में भड़कावा थोड़ा बहुत रहा है, बट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल केस। सुप्रीम कोर्ट को सब पता था और बाकी जो मुस्लिम लॉ बोर्ड था, ठीक है, दे ऑल नो एवरीथिंग कि खेल क्या है। और एक केस मुझे याद आ रहा है सर, अनदर ट्रिपल तलाक। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। जो मुस्लिम सोसाइटी में स्पेशली ये केस चलता था, ट्रिपल तलाक का केस, कि 3 बार तलाक बोलने से जो तलाक होता था औरत के लिए साथ जो खराब होता था। इवन वर्ल्ड का जितना भी और मुस्लिम कंट्रीज है लाइक अरबियन नेशंस, इवन पाकिस्तान, वहां पर भी ट्रिपल तलाक बहुत पहले ही एबोलिश हो चुका था, बट हमारे देश में एबोलिश नहीं हुआ है। लेकिन इसको रिसेंटली लास्ट 2-3 साल पहले, आप लोग जानते हो, सायरा बानो जो एक औरत, उन्होंने केस किया था, लड़की, उसके बाद ये केस को सुप्रीम कोर्ट एकदम चुपचाप नकार दिया, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा जजमेंट था। और एक रिसेंट ट्रेंड में कश्मीर इशू का जो खेल है, 370 को हटाना, हाँ सर, 370 हटा देना, जिसमें कश्मीर के ऊपर भारत का जो फुल कंट्रोल, ठीक है, वो फुल कंट्रोलिंग, मतलब एक्चुअली पहले कश्मीर का अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट दिया गया था नेहरू जी के टाइम पे। लेकिन देश अगर एक है तो एक देश में 2 झंडा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात एक्चुअली कहा था सर, बड़ा फेमस पर्सन है, आप लोग नाम सुनेंगे नहीं, आई डोंट नो, सुनना चाहिए। भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बता सकते हो मैं किसका नाम कर रहा हूँ? एक देश में 2 झंडा नहीं हो सकता। देश जब एक है तो 2 निशान कैसे नहीं हो सकता? किसका नाम बोल रहा हूँ सर? बोलो सर, कोई तो बताओ। सुभाष बोस तो नहीं, ऑब्वियसली सुभाष बोस ने ये नहीं बोला था। कौन बताएगा सर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने बताया था, जो बीजेपी का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी है। पहले कांग्रेस में ही था सर, पहले कांग्रेस का मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड के थोड़ा देर बाद, उसके बाद वो बीजेपी का फाउंडर मेंबर भी बना, तब जनता दल हुआ करता था, ठीक है सर। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, बट यू हैव टू नो बिकॉज अल्टीमेटली हमारे देश का हिस्ट्री, हमारे देश का जो भी हकीकत, जो भी किस्मत, इसी से बनता है, ठीक है। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बीसीसीआई में, आईपीएल में घोटाला जो हुआ था, उसका भी बड़ा केस तो सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। आईपीएल में जो इतना बड़ा करप्शन हुआ, जो बेटिंग केलेंकरी हुआ, ये सभी चीज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से सॉल्व हुआ, है ना। श्रीशांत जैसे प्लेयर को बैन किया गया। श्रीशांत इतना फेमस प्लेयर था, डांसर भी अच्छा करते थे। ओके सर, चलो हाई कोर्ट सही, इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। हमें कोलकाता में है ना सर हाई कोर्ट। High Court that further under the Constitution were not created for the first time by the Constitution. Yes, ये Constitution पहली बार नहीं बनाया। Some High Courts existed before the Constitution. Constitution से पहले ही High Court है, जानते हो? Actually British period में था ना सर। Although some new High Courts have been created after 1950s. The High Courts in British India were established first under the Indian High Courts Act 1861, an act of UK Parliament. UK Parliament के basis पे बना था, ब्रिटिश जमाने में था। The remaining high courts were established or continued under the constitution or under special acts. High courts for each state or group of states have appellate,
सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर लोअर कोर्ट्स, मतलब लोअर कोर्ट के ऊपर भी उनका पावर चलता है। हाई कोर्ट्स हैव राइट जुरिस्डिक्शन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस। ठीक है, हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट को ठीक कर सकता है, नॉर्मली स्टेट लेवल में काम करते हैं। सम हाई कोर्ट्स नोटेबली हमारे देश में जो फेमस कुछ नोटेबल हाई कोर्ट्स है उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल civil jurisdiction, that is jurisdiction to try regular civil suits for their respective cities. High courts can also hear reference made by the income tax appellate tribunal under the income tax act and other tribunals. ये सब मैटर में भी हाई कोर्ट काम करता है। It should be added that the right jurisdiction vested in present in all high courts by the constitution was before the constitution came into force. मतलब इनके पास जो भी करंट सिस्टम चलता है हाई कोर्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से ही चलता है। jurisdiction का जो एरिया है vested only in the high courts of Bombay, Calcutta and Madras, 3 presidency towns. ब्रिटिश पीरियड में ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन कहलाता था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था सर, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसी कोड जो था उनका, ठीक है, बॉम्बे, कोलकाता एंड बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, उनके हिसाब से नाम ही था। ठीक है, उसके बाद सर सब तो आपको समझ में आया सर, हाई कोर्ट तो सर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से ही है। ठीक है, लेकिन अभी यूके एक्ट में थोड़ी चलता है, अभी इंडियन एक्ट में चलता है। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसके अंदर आ जाता है सर, जैसे सर जो छोटा मोटा कोर्ट्स है सर, इसको इंफीरियर कोर्ट भी बोलते हैं। देयर आर वेरियस सबऑर्डिनेट सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स, ओरिजिनल एंड एपीलेट, functioning under ordinary law. Although their nomenclature and powers have undergoing change from time to time, the basic pattern remains the same. These have been created not under the constitution but under laws of the contingent legislature. Civil courts are created mostly under civil courts act of each state, and criminal courts are created mainly on the code of criminal procedure. ठीक है, प्लीज याद रखिएगा कि किस कोर्ट को किस कारण बनाया गया। सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स का थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट there is a district court presided over by the district judge with a number of additional district judges attached to the court. Below that court there are courts of judges, sometimes called subordinate judges court या judge court भी बोलते हैं। In some states munsifs, these courts are created under state laws. किसी किसी जगह में मुंसिफ भी बोलते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, ओके, एंड द कोर्ट्स ऑफ सेशन बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं सर? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन भी बोलते हैं। मैजिस्ट्रेट्स themselves have been divided by the code of criminal procedures into judicial and executive magistrate. And there is another type of concept, executive magistrate कौन है? Executive magistrate do not try criminal prosecutions and their jurisdiction is confined to certain miscellaneous cases which are of importance for public tranquility and the like. Their proceedings do not end in conviction or acquittal, but in certain other types of restrictive orders in some states by local amendments, executive magistrate have been vested with power to try certain offences. ठीक है, मतलब कुछ लोकल मैटर में भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट काम कर सकते हैं, जो लोकल लेवल में चलता है वो रूल भी उनके हाथ में होते हैं। जस्टिस मैजिस्ट्रेट, ठीक है, are of 2 classes, second class and first class. Judicial magistrate are subject to control of the court of session, which also in itself a court of original jurisdiction. The power of magistrate of the 2 classes vary according to their grade. The court of session can try all offense and has power to award any sentence prescribed by law for the offense. मतलब आपके जैसे भी गलती करोगे उसके हिसाब से आपको सेंटेंस किया जाएगा, मतलब जेल वगैरह जो भी है। सेंटेंस ऑफ डेथ रिक्वायर कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। हाँ, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, ठीक है, जेल में डाल सकता है, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। डेथ सेंटेंस के लिए आपको हाई कोर्ट के परमिशन लेना पड़ेगा। इन सम बिग सिटीज इंक्लूडिंग द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स लाइक अहमदाबाद एंड दिल्ली, द मैजिस्ट्रेट आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। देयर आर नो ग्रेडेशन इंटर, मतलब उन पे ग्रेडेशन सिस्टम नहीं है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। फर्दर इन सम बिग सिटीज इंक्लूडिंग द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड अहमदाबाद एंड हैदराबाद, मतलब 3 प्रेसिडेंसी मतलब कोलकाता, मुंबई, मद्रास, उसके साथ ऐड हो गया अहमदाबाद एंड दिल्ली, ठीक है, एंड फिर अभी आ गया अहमदाबाद एंड हैदराबाद। द सेशन कोर्ट इज कॉल्ड द सिटी सेशन कोर्ट, ठीक है, इट्स पावर्स बीइंग द सेम एज दोज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स। सर कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को इंडिया में कोर्ट सिस्टम कैसे चलता है, कहां पर क्या नाम है? थोड़ा बहुत फर्क है सिटी टू सिटी, थोड़ा बहुत। मेनली कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास का सिस्टम, पुराना सिस्टम अभी भी चलता है, बट बाद में अहमदाबाद, दिल्ली एंड हैदराबाद में आपने कुछ चेंजेस देखा, नाम वाइज चेंजेस। हेलो सर,
समझ में कुछ आ रहा है? ठीक है, थोड़ा याद रखना है सब। एंड स्पेशल ट्रिब्यूनल्स कुछ होते हैं सर कोर्ट के अलावा। बिसाइड दिस कोर्ट्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ जनरल जुडिशियल सेटअप देयर आर होस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स प्रॉब्लम हो तो उसका एक ट्रिब्यूनल होता है सर, लेबर का एक कोर्ट होता है, कस्टम्स कोर्ट होता है, क्लेम्स फॉर एक्सीडेंट कॉज्ड बाय मोटर व्हीकल्स उसका एक कोर्ट होता है, कॉपीराइट एंड एनवायरनमेंट का कोर्ट होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एक्सेट्रा, सभी के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल या कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये सब छोटा मोटा लेवल है बट इसको भी इतना ही इंपॉर्टेंस ही दिया गया है। And there is another final point आज का, right jurisdiction of high courts and supreme courts। ठीक है, ये क्या करते हैं? স্যার কোম্পানি লয়ের যে ট্রাইব্যুনালটা আছে সেটাও কি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের আন্ডারে আছে? कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, हाँ स्पेशल ट्राइब्यूनल के अंदर आ जाएगा। यस, एनसीएलटी और एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों नाम से जाना जाता है, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। यस, दैट इज आल्सो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स के अंदर ही आ जाएगा। मतलब सभी कोर्ट सिस्टम है सर, सभी कोर्ट है। राइट jurisdiction of high courts and supreme courts, ये क्या बताते हैं सर? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय virtue of article 226 every high court has the power to issue direction or orders or rights including rights in the nature of habeas corpus, ये मैं पहले दिन में बोला था। mandamus सर ये क्या लैंग्वेज है आप लोग सुन लो सर। prohibition and quo warranto, ठीक है, लीगल लैंग्वेजेस है, लैटिन है नॉन मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है। एंड certiorari or any of them for the enforcement of fundamental rights stipulated in part 3 of the constitution or for any other purpose. This power is exercisable by each high court throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction. मतलब ये जो habeas corpus, quo warranto, mandamus, certiorari and prohibition, ठीक है, ये चारों चीज हर एक हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट could be moved by appropriate proceedings for the issue of directions or the order of rights as referred in under article 226 for the enforcement of the rights guaranteed by part 3 of the constitution, and article 32 itself being a fundamental right. The constitutional remedy of right is available to anyone whose fundamental rights are infringed by state action। अगर किसी का fundamental right ना, मतलब कोई fundamental right नहीं छीन सकता, ये हम लोग एक्चुअली fundamental right पढ़ने के टाइम पे भी इसको पढ़ा था, habeas corpus, quo warranto, mandamus, certiorari and prohibitions। तो क्या है ये, क्या है ये habeas corpus, certiorari, prohibition, quo warranto क्या है सर? ये एक्चुअली आपका फंडामेंटल राइट को देखने के लिए, ताकि आपका कोई फंडामेंटल हक छीन ना सके। व्हाट इज habeas corpus सर? सर habeas corpus an effective bulwark of personal liberty, आपका पर्सनल लिबर्टी कोई ना छीन सके। is a remedy available to a person who is confined without legal justification। आपको पकड़ा गया है बट कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। द वर्ड habeas corpus, इसका मतलब ही होता है mean to have the body। फिर a prima facie case, अगर किसी का prima facie मतलब primary for the issue of right has been made, then the court issue a rule nisi upon the relevant authority to show cause why the right should not be issued। This is the national order to let the court know on what grounds he has been confined। अगर आप किसी को पकड़ में जेल में लाते हो, ठीक है, तो कोर्ट को ये बताना होगा कि आप किस कारण में इनको पकड़ के लाए हो। ठीक है, दिस इज अ नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही हैज बीन कन्फाइंड एंड दे सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज डिटेंशन। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि इसको क्यों रखा गया है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, मतलब उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है सब। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ना, ऐसे किसी के नाम पे भी कोई भी केस करेगा तो हर किसी को कोई ना कोई उठा के लेके चला जाएगा, लेकिन आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि किस मुद्दे पे आप उनको क्या गलती किया उन्होंने। दिस राइट हैज टू बी ओबेड बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी, मतलब जो डिटेन करेगा नॉर्मली पुलिस या जो भी है, ठीक है, बाय प्रोसीडिंग दिस पर्संस बिफोर द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 एनी पर्सन कैन मूव फॉर दिस राइट टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एंड हाई कोर्ट जा सकते हो। द एप्लीकेंट में बी द प्रिजनर, इवन वो जेल में भी है तो भी जा सकता है, और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, मतलब जो लॉयर्स नॉर्मली वो लेते हैं to safeguard his liberty for the issuance of the right of habeas corpus, as no man can be punished or deprived of his personal liberty except for violation of law। जब तक आप लॉ को नहीं तोड़ते हो तब तक आपको किसी भी तरह का सजा नहीं मिलना चाहिए, किसी भी तरह का जेल या किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में आपको कोई नहीं डाल सकता। एंड इन द ऑर्डिनरी लीगल मैनर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशंस। ठीक है, ये बोला गया है सर आर्टिकल्स 132
134 and 136 में. And disobedience of this right is made with the punishment for contempt of court or contempt of the court's act. अगर आप कोर्ट का लॉ को तोड़ते हो तो आपको सजा मिल जाएगा अलग से. मतलब अगर आप किसी भी बेगुनाह को दोषी करने का कोशिश करते हो तो. समझ रहे हो सर? हेलो, हैबियस कॉर्पस क्लियर हुआ? इसका मतलब है हैबियस कॉर्पस. एंड व्हाट इज मैंडामुस? हाँ सर, द वर्ड मैंडामुस लिटरली मींस वी कमांड. हम आदेश दे रहे हैं बेसिकली. The right of mandamus is a command issued to direct any person, corporation, inferior court, or government, requiring him or it to do a particular thing specified therein which pertains to his or his office and is further in the nature of public duty. The right is used when the inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction, while resort to certiorari and prohibition arises when the tribunal has wrongly exercised jurisdiction or exceeded its jurisdiction and are available only against judicial and quasi-judicial bodies. Mandamus can be issued against any public authority. It commands activity. The right is used for securing judicial enforcement of public duties. In a fit case, court can direct executives to carry out directive principles of the constitution through this right. State of Maharashtra versus MP Vasi 1995 में हुआ था. The applicant must have a legal right to the performance of a legal duty by the person against whom the right is prayed, for it is not issued for the authority has a discretion. The Constitution of India by Article 226 and 32 enables mandamus to be issued by the high courts and the Supreme Court to all authorities. मतलब सिंपल बात है, अगर कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन, कोई कॉर्पोरेशन, कोई लोअर लेवल कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, ठीक है, मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल में किसी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का जजमेंट हुआ है, जो जजमेंट नेगेटिव जजमेंट है, गलत जजमेंट है, ठीक है, रॉन्ग जजमेंट है, तो इन दैट केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, तो वो उनको वो गलत जजमेंट को ठीक कर सकता है. और कोई भी जा सकता है सर अपने लिबर्टी के लिए, है ना. दैट इज कॉल्ड मैंडामुस. मतलब अपर लेवल कोर्ट के पास लोअर लेवल कोर्ट पे या कॉर्पोरेशन पे ये हक है, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी, कि आप बिना कारण में विद अगर रॉन्ग ड्यू टू मतलब रॉन्ग अगर आप किसी को भी कुछ वर्डिक्ट देते हो, वो भी सुधारने का मौका आपको दिया जाएगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैंडामुस. समझ रहे हो सर? एंड प्रोहिबिशन मतलब सिंपल है सर. राइट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू एन इंफीरियर कोर्ट प्रिवेंटिंग द लैटर फ्रॉम usurping jurisdiction which is not legally vested in it. When tribunal acts without or in excess of jurisdiction, मतलब आप उसके पावर के अगेंस्ट में जाके वो काम कर रहा है, और in violation of rules of law, a right prohibition can be asked for. It is generally issued before the trial of the case. मतलब केस का ट्रायल चालू होने से पहले कोर्ट को हायर अथॉरिटी ये देते हैं. मतलब मैंडम उसका ही कॉन्सेप्ट है, बट प्रोहिबिट करना, रोकना, भाई करो मत, ट्रायल चालू होने से पहले ही आपको रोक देगा. मैंडामुस और प्रोहिबिशन में फर्क क्या है कि मैंडामुस में आपने डिसीजन दे दिया लोअर कोर्ट ने किसी के ऊपर, उसके बाद हायर कोर्ट आके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आके बोलते हैं कि हटाओ. लेकिन प्रोहिबिशन मतलब ट्रायल चालू होने से पहले. While mandamus commands activity and prohibition commands inactivity. It is available only against judicial or quasi-judicial authorities and is not available against public officer who is not vested with judicial function. If abuse of power is apparent, अगर कोई अपने पावर का मिसयूज करता है, the right may be of right and not a matter of discretion. Right मतलब right है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने पावर का मिसयूज करोगे और किसी को भी किसी भी काम के लिए दोषी करार कर दो. And certiorari right. It is available to any person whenever anybody or person having legal authority to determine question of affecting the rights of subjects having the duty to act judicially in excess of their legal authority. See the King versus Electricity Commissioners का केस था. The right removes and proceedings from such body to the High Court to quash a decision that goes beyond its jurisdiction. Under the Constitution of India, all high courts can issue the right of certiorari throughout their territorial jurisdiction when the subordinate judicial authority acts without or in excess of jurisdiction, in contravention of the rules of the natural justice, or commits an error apparent on the face of the record. The jurisdiction of the Supreme Court to issue such right arises under Article 32. Although the object of both the rights of prohibition and of the certiorari is the same, prohibition is available at an earlier stage, whereas certiorari is available at a later stage, but on similar grounds that the certiorari is issued after authority has exercised its power. वही मैंडामुस, सेट्यूटरी एंड प्रोहिबिशन सिमिलर पैरामीटर में जा रहा है. मतलब आप अगर कोई पावर यूज करते हो तो आपको सवाल करता है कि क्या ये आपका पावर है, क्या आप सच में आपका पावर का यूज कर सकते हो यहाँ पर.
दैट इज सिंपल सवाल करते हैं कि किसी के ऊपर भी कोई भी कार्रवाई करने से पहले क्या वो आपके अधिकार में है, ठीक है, सिंपल बात है। तो यही है कि एक बार पावर यूज करने के बाद आपको रोकना हायर अथॉरिटी की तरफ से, एक बार पावर यूज करने से पहले रोकना, ठीक है, इन सिंपल। मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, ये पूरा डिटेल्स को ना एक समरी बना के, ये क्वो वारंटो सेटरेराई, इसका एक सिंपल इंग्लिश का मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, जिसको आपको याद रहे कि क्या है ये, ठीक है। मैं आपको क्लास के बाद या फिर शाम तक मैं आपको करता हूँ। Answer, what is quo warranto? The right of quo warranto enables inquiry into the legality of the claim which a person asserts to an office। वही जो quo warranto उसके बाद आ रहा है कि क्या जो पब्लिक सर्वेंट है, जो जिन्होंने कुछ किया, क्या वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। The right of quo warranto enables inquiry into the legality of the claim which a person asserts to an office or franchise and to oust him from such position if he is an usurper. The holder of the office has to show to the court under the authority he hold the office. It is issued when the office is of public and a substantive nature, created by statute or by constitution itself. The respondent has asserted his claim to the office. It can be issued even though he has not assumed the charge of office. The fundamental basis of the proceedings of quo warranto is that public has an interest to see that a lawful claimant does not usurp the public office. It is a discretionary remedy which the court may grant or refuse. समझ में आ रहा है सर? quo warranto क्या हुआ फिर इसका Yes, मतलब? quo warranto का मतलब क्या हुआ बताओ फिर? अरे तो फिर अल्टीमेटली quo warranto का क्या मतलब बना? सिंपल बात है कि अगर कोई इंसान आप पे कोई किसी पे भी करता है, किसी का कोई पावर का यूज करता है, तो सिंपल सवाल करते हैं quo warranto, क्या स्पेसिफिक पर्सन हैज द लीगल राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस जो वो ऑक्यूपाई करके रखा है? quo warranto is issued to test a person's legal right to hold an office, not to evaluate the person's performance in the office. आप क्या परफॉर्म कर रहे हो उससे पहले वो सवाल करता है, क्या आप जो काम कर रहे हो क्या ये ऑफिस होल्ड करने का पावर आपके है या नहीं। सिंपल सी बात है, ताकि पावर का मिसयूज कोई ना कर सके, ठीक है। तो ये है, ये जो 4-5 पॉइंट था सर, ये 5 पॉइंट्स एक्चुअली आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसके ऊपर बना हुआ है। हेवियस कॉर्पस, quo warranto, mandamus, certiorari and prohibition। इसका एक सिंपल इंग्लिश में आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। आप एक बार उसको फिर से एक बार देख लेना ताकि आपको एग्जाम सिचुएशंस में याद रह जाए कि अच्छा ये क्या था, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं है, बस कुछ मेजर इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सब, जस्ट एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा। हाँ सर, 1951 से लेके 2019 तक कॉन्स्टिट्यूशन में कब कब अमेंडमेंट आया है उसका एक पूरा डेट शीट है, ठीक है। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए, अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम 1951 से लेके 2019 तक का अमेंडमेंट है, जिसमें 2019 में जाके 103rd अमेंडमेंट हुआ है सब। It changed 2 fundamental rights. Article 15 change किया, 16 change किया. It provides for the advancement of the economically weaker section of the society. 10% of all government jobs and college seats will be reserved for people outside the high income bracket. ठीक है, इस तरह का अमेंडमेंट। 2018 का एक्ट में क्या अमेंडमेंट आया? Constitutional status of the National Commission for Backward Classes inserted a new Article 342A which empower President to notify the list of socially and educationally backward classes of the state or union territory. ठीक है। सिमिलरली 2017 में भी एक एक्ट आया, 2017 में जीएसटी आया सर, 2016 में, 17 नहीं 16 में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स has commenced with the enactment of 101st constitutional amendment 2016. Article 246A, 269A, 279A were added in the constitution. The amendment made changes in the 7th schedule of the constitution. ठीक है, इस तरह से बड़ा बड़ा जजमेंट लिया गया, ठीक है, हर एक अलग अलग टाइम पे। 2016 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट आया था 2003 में, इसमें total number of ministers including the prime minister in the central council minister not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha। आर्टिकल 75 सेक्शन 1A में उस दौरान लिया गया था, जो मैंने आप लोगों को आज स्टार्टिंग में ही पढ़ाया। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% of the total strength of the legislative assembly of that state, but the number of ministers including chief minister in a state shall not be less than 12, that is article 164 subsection 1। इस तरह से आपको अमेंडमेंट को थोड़ा याद रखना है। समझ में आया सर? कर लोगे गो थ्रू?
क्या रे, अमेंडमेंट वाला? Yes, sir. ठीक है, तो जस्ट वंस अमेंडमेंट को एक बार गो थ्रू करना। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन सर, जो मैं आज आप लोगों के साथ किया। ठीक है, बेसिकली इट्स अ डिस्कशन अबाउट पार्लियामेंट। ठीक है, आप चाहो तो पार्लियामेंट के साइड में जाके भी और नॉलेज ले सकते हो, बाकी नोट्स वाइज पढ़ो, और इस नोट्स के नीचे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी एक बार प्लीज सॉल्व करो। नोट्स तो सभी के पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे एक बार बता देना सर। ठीक है सर, बोलो कोई क्वेरीज? ओके, ठीक है फिर, टाटा बाय सर। Rakshi Ravi. ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.